बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ चुकन काजिम और आज है तो मंडे मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसी बात करनी पड़ रही है जिसमें मुझे बहुत अफसोस भी होता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो ख़त्म करनी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें पूरे पाकिस्तान का ताउन चाहिए होगा। पाकिस्तान दो में से एक मुल्क है जिसमें अभी तक पोलियो एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये बात आपके साथ शेयर करते हुए अफसोस हो रहा है कि पोलियो इस लेवल पे अभी तक हमारे मुल्क में क्यों एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में भी पोलियो एग्जिस्ट करता है एंड दूसरा मुल्क है अफ़गानिस्तान। एक में से दो मुल्क होना, जब ये बीमारी पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। व्यूअर्स, पोलियो के कतरे पिलाना एक बड़ी ही आसान और बेसिक सी चीज़ है। आपके घर तक पोलियो की जो टीम्स हैं वो आती हैं, गवर्नमेंट की टीम्स आती हैं और घर आके कतरे पिला के चले जाते हैं। पिलाने के बाद वो इस तरह करके, जो आपने भी स्क्रीन पे भी देखा है, नेल के ऊपर निशान लगा देते हैं ताकि फिर डबल डबल डोज ना दें। लेकिन अगर डबल डोज बच्चा ले भी लेता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। आप 10 दफ़ा भी बच्चे को पोलियो की डोज़ देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो जब भी पोलियो की मुहिम स्टार्ट होती है, हर बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र का है, 5 साल का या 5 साल से कम उम्र का है, उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। हसन माशाल्लाह, जो मेरे छोटे बेटे हैं, मेरे जो सेकंड बेटा है, वो अब 6 साल का होने वाला है इन दिसंबर, 27 दिसंबर को। अभी भी जब पोलियो की टीम आती है तो मैं उसको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाती हूँ। नूर बानो, जो अब 2 साल की हुई हैं अभी कुछ ही दिन पहले, बानो को भी हम पोलियो के कतरे हर बार पिलाते हैं। व्यूअर्स, पोलियो के कतरे पिलाने का कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई डैमेज नहीं होता, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये सारे जो अजीबो गरीब रूमर्स फैले हुए हैं, प्लीज़ उन रूमर्स से बाहर निकल आएँ। पोलियो के कतरे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये एक जानलेवा बीमारी है। अगर आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो इसके दो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ना। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, और अगर जान नहीं जा सकती तो जाती तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो माजूर ज़रूर हो जाता है। सो ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पोलियो के कतरे पिलाएं, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। 2 कतरे जो हैं वो आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर देते हैं। जिन बच्चों को हाथों में टॉयज़ के साथ भागना दौड़ना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट हॉकी वगैरह खेलना चाहिए, वो फिर एक केन की स्टिक पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पोलियो के ऐसे सवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वो फिर सारी ज़िंदगी के लिए होते हैं, और फिर उसके बाद इससे रिकवरी कोई नहीं होती। आप उस मसले को अगर हैंडल कर भी लेते हैं, जानलेवा वो नहीं भी होती, तो माजूरी से फिर आप नहीं बच पाते। और व्यूअर्स, पोलियो के कतरे चाहे बच्चा कितना भी वैक्सीनेटेड है, बार बार पिलाएं। जब पोलियो के फ्री कतरे पिलाए जा रहे हैं तो फिर पोलियो के कतरे ना पिलाने की लॉजिक जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती। अब पोलियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है और पोलियो के कतरों से रिलेटेड और उसकी सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉपर एक डिटेल डिस्कशन आज हम शो पे करेंगे। आप गौर से सुनिएगा। उसके बाद भी अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो आप हमारे शो में कॉल करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम के नाम से हमारा फेसबुक का पेज है, और हमारा फ़ोन नंबर जो है वो 042992000648 है। तो आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज़ शो का हिस्सा बने। एक दफ़ा ही ये प्लीज़ कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देते हैं जो सारी पोलियो से रिलेटेड लोगों के जहनों में हैं। आई मीन, कौन सा मुल्क है जहाँ पे घर पे आके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं? कौन से ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं? सारी इम्यूनाइजेशंस ऑलमोस्ट जो हमारे मुल्क में जो मेजर इम्यूनाइजेशंस हैं वो मुफ्त की आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल जाती हैं, चाहे आप साहिब हैसियत हैं या आप नहीं अफोर्ड करते। आइदर वे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अपने बच्चों की प्रॉपर जो इम्यूनाइजेशन है, जो हिफाजती टीके हैं, उनको लगवा सकते हैं। व्यूअर्स, जब इतनी बड़े बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं, कम से कम उनको तो अवेल करें। हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं मिल रही होती, कम से कम जो मिल रही हैं उनका तो 100% एडवांटेज उठाएं ना। पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं और अपने बच्चों को सिक्योर करें एक ऐसी बीमारी से जिसको अब तक हमारे मुल्क से 100% इरेडिकेट हो जाना चाहिए था। और बाय द वे, कुछ साल पहले हम इसके करीब पहुँचे भी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से यही प्रॉब्लम जो है अब अराइज़ कर रही है। देखिए,
अफ़गानिस्तान को तो हम नहीं कंट्रोल में कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम हम इस चीज़ को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। सो प्लीज़ 2 कतरे हैं, अपने बच्चों को महफूज करें, अपने मुल्क का मुस्तकबिल सिक्योर करें। आप सोचेंगे, याद है कि वो जब एक पॉइंट पे इन्होंने कहा था कि सारे जो बड़े हैं, छोटे हैं, एडल्ट्स हैं, बच्चे सारे अगर पोलियो की इम्यूनाइजेशन करवाएंगे तो तभी हम उनको ट्रैवल करने देंगे। कोविड से पहले ये भी तो एक टाइम आया था ना, जब लोगों ने उम्रे पे जाना था, हज पे जाना था, कहीं पे भी जाना था, तो पहले कहते थे कि जी आप अपनी पोलियो की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दें। मेरी इस उम्र पे भी मैंने जाके पोलियो के कतरे और वैक्सीनेशन वगैरह करवाई थी, बिकॉज वो ट्रैवल रिक्वायरमेंट थी। अगर पूरे मुल्क में ये क्लियर हो जाएगी प्रॉब्लम, तो फिर इन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड जनरली ये तो छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस है ना, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि हमने अपने आप को और अपने बच्चों को सिक्योर करना है। हमारे साथ प्यारी सी शेफ़ हिबा एहसन आज उस्तानी बन के आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसी ड्रामे में उस्तानी तो नहीं बनी? नहीं। अच्छा ठीक है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो हम पोलियो के कतरों की बात कर रहे हैं। हाँ जी। इज़न्ट इट सैड कि 2 मुल्क रह गए पूरी दुनिया में, अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सारी दुनिया में देख लें तो हम 2 रह गए, 2 मुल्क रह गए और नेबर्स अफगानिस्तान। बिल्कुल। तो देखिए, और ये फिर भी रूमर सुनने को इतने मिलते हैं, बल्कि मैं भी डिस्कस कर रही थी अपनी मदर के साथ कि हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये होता है कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, उससे कुछ पता नहीं इम्पोर्टेंसी हो जाती है, ये हो जाता है, वो जाती है, ये सारी नॉनसेंस है। एंड वी वर थिंकिंग कि आपको ये नहीं पता कि अगर आप ना पिलाएंगे तो आपके बच्चे को जो मजूरी हो जाएगी उसका क्या फिर। यूसी हम प्रायोरिटाइज नहीं करते, हम ये है कि वो इम्यूनाइज ये कराएंगे। एक लॉजिकल बात भी, और खुद एक सेकंड के लिए सोचें, एक चीज़ जो नेशनल लेवल पे दी जा रही है हर बच्चे को, उसमें कैसे इस किस्म की कोई चीज़ हो सकती है? खुद सोचें। Exactly. क्या इंटरनेशनल इदारे हमें नहीं अटैक करेंगे? क्या लोकली कोई इंसान इसके खिलाफ मुहिम नहीं शुरू करेगा? बात ये कि जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो जिनके पास नॉलेज है या जो एजुकेटेड है, वो तो पिला देते हैं। एग्जैक्टली। जिधर सबसे ज्यादा फियर और डेंजर है वहाँ पे पिलाते नहीं है। सो अभी भी ऐसे एरियाज हैं व्यूअर्स जहाँ पे नहीं पिला रहे। आपके अपने, जैसे कि हिबा से अभी बात हो रही है, हिबा वापस जाके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को कहेंगे कि भाई ये एपिसोड आप रिपीट पे देखिएगा, या अगर देखा है तो आपने सुन लिया होगा कि क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान। और आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे फर्स्ट हाफ में। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, फिल्म स्टार एंड डायरेक्टर हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे सेकेंड मरले में। लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस मैसेज है, विच इज़ पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं, वो नॉन नेगोशिएबल, नॉन डिबेटेबल है। लेकिन अगर आपके फिर भी कंसर्न्स है, कॉल करें, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि हम बना क्या रहे हैं आज? हम बना रहे हैं बादामी कोरमा और उसके साथ अनार की सैलेड। अमेज, अब वो पोमोग्रेनेट सैलेड। अच्छा, पोमोग्रेनेट अनार होता है। उस दिन अभी इन्होंने लिखा पोमोग्रेनेट सैलेड ही था। मैंने घूम के कहा, मैंने कहा प्लीज अनार बता देना, क्योंकि एक दिन हमने पता नहीं कोई समथिंग विद ऑबरजीन बनाया, तो हमने कहा ऑबरजीन की होता है, मैं कहा बैंगन होता है। बैंगन, बैंगन तो अंग्रेजी ना आएगा। हाँ जी। अच्छा, सो पोमोग्रेनेट यानी कि अनार के सैलेड की पहले रेसिपी देंगी या दूसरी वाली? पहले मैं कोरमे की बता देती हूँ, फिर सैलेड की। ठीक है। बादामी कोरमे के लिए आपको चाहिए चिकन या कोई भी जो आप मीट यूज़ कर रहे हैं 1 किलो। उसके साथ आपको चाहिए बादाम 20 से 25 अदद, तेल आधा कप, प्याज 3 अदद, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च और काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, क्रीम का 1 पैकेट और हरा धनिया गार्निश करने के लिए। इसका तरीका ये है, सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है, उसमें प्याज फ्राई कर लेने हैं, सही गोल को ब्राउन कर लेना है, उसको फिर अलग रख लें। उसके बाद फिर से थोड़ा सा तेल ऐड करके चिकन को उसमें भून लें, अदरक लहसुन की पेस्ट और खड़े गरम मसाले के साथ। जब आप अच्छी तरह भून लेंगे चिकन को, फिर आपने इसमें बादामों को भिगो के रखना है ओवरनाइट, उसका फिर पेस्ट बना लेना है। वो जो पेस्ट है वो आपने ऐड कर देना है चिकन फ्राई करने के बाद, उसको थोड़ा भून लें। उसके बाद उसमें दही शामिल करके उसको पकने दें और एंड पे आपने उसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल के और धनिया के साथ गार्निश कर देना है। Awesome. And what about our pomegranate salad? Pomegranate salad के लिए आपको चाहिए खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, आइसबर्ग 1 अदद, अनार 1 अदद, कॉर्न का आपने ले लेना है हाफ टिन, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, शहद 1 चाय का चम्मच और तेल 2 खाने के चम्मच।
जो सारे विनेग्रेट के इंग्रेडिएंट्स हैं, तेल, शहद, मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो, वो आपने अच्छे से विस्क कर लेनी है या लहसुन ब्लेंडर वगैरह में। भी? हाँ। जी लहसुन भी? नहीं, लहसुन नहीं। अच्छा लहसुन नहीं हम डालेंगे इसमें। अच्छा, ओके, हाँ। इसमें नहीं डालेंगे। अगर लहसुन वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, बट अक्सर लोगों को रॉ फ्लेवर उसका नहीं अच्छा हाँ, वो लगता, मुझे इसलिए बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे लहसुन भी डाल बहुत दें। पसंद है। तो अगर आपको पसंद है रॉ, तो वो भी आप फाइन चॉप करके इसमें विस्क कर लें। ओके। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उसको आपने कट करके एंड पे जब आपने सैलड को सर्व करना है तब आप इसको विनेग्रेट से ड्रेस करके सर्व करेंगे, वरना वो बहुत वाटरी हो जाएगी अगर आप पहले से उसको ड्रेस बिल्कुल। और करके रख इसी लें। सैलेड को एलिवेट करने के लिए अगर आप फेटा चीज़ डालना चाहते हैं आप वो भी डाल सकते हैं। जी। मैं क्या Olives करती हूँ डाल कि अनार के सैलेड के साथ ना आई पुट कॉटेज चीज़। Cottage तो cheese, कॉटेज yes. चीज़ के चंक्स बहुत काट मजे का कर लेती flavor हूँ। अगर आता है। जी चाहता है तो थोड़ा सा उनको ना तवे के ऊपर थोड़ा सा वो Fry कर मतलब विदाउट ऑयल, विदाउट ऑयल उसको थोड़ा सा वो कर लिया तो बहुत ही मज़े का उसके साथ। एंड यू सी प्रोटीन का एलिमेंट आ जाता है तो वो फिर हाँ आपकी जी। प्रॉपर मील बन जाती Yes. है। सो इट्स अप टू यू। मतलब आपको ग्रिल्ड चिकन घर पे पड़ी हुई है या आपका टिक्का बना हुआ है और आप बोर हो रहे हैं कि यार डाइट फूड क्या ये वो, तो ये सैलेड बना के उसके साथ टिक्का खा लें उसके पीसेस डाल के। हाँ जी, ऑयल आप इसमें से रिमूव कर लें, बाकी ड्रेसिंग वैसे ही बना के देन यू कैन इजीली और इतना ऑयल तो खैर खा है भी सकते नहीं, हैं। हाँ। आई मीन 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल अ डे अगर आप लोग खा लेते हैं व्यूअर्स तो उसमें कोई इशू नहीं है, इवन इफ यू आर वाचिंग व्हाट यू ईट। मतलब क्योंकि ऑयल आपकी बॉडी को चाहिए, स्किन के लिए भी, आपके लिगामेंट्स के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए। सो ये जो 100% ऑयल रिमूव करने वाला प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड देन वी हैव महा विद अस ऑन द कॉल। आप अपना काम स्टार्ट कर दो, मैं महा की कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महा। जी वालेकुम सलाम। जगन कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महा, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं पोलियो से रिलेटेड। और पता है इट्स बिन 15-16 ईयर्स जब से मैं मॉर्निंग शोज ऑन एंड ऑफ होस्ट कर रही हूँ, राइट? और हर साल एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा मुझे प्रॉपर शो करना पड़ता है पोलियो और पोलियो के कतरों पे। और अभी भी ये समझाना पड़ता है कि यार पिला दें, खुदा का वास्ता है पोलियो के कतरे पिला दें। जी जी। अभी मैं आपका प्रोग्राम ही देख रही थी तो आपने भी जैसे बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो पाया जाता है, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया है लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है। बिल्कुल। और तो बहुत सारी एफर्ट्स की जा रही हैं, जैसे आपने बोला आप भी प्रोग्राम कर रही हैं, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, मीडिया भी अवेयरनेस हम कैंपेन सारे ही अपना अपना हिस्सा डालते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग तो फिर भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिला लेते हैं। आप प्रॉब्लली अपने घर में भी, अगर आपके घर में कुछ छोटे बच्चे हैं वटेवर, तो उनको पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होंगे। वजीरिस्तान, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग इनकार कर देते हैं पिलाने से। पोलियो की टीम्स जा रही हैं, हर कोने में जा रही हैं, पिलाते नहीं हैं लोग। लेकिन वो ये है ना कि वहाँ के जो बड़े लोग होंगे उनको चाहिए वो अपना एक्टिव रोल प्ले करें, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करें, उनको अवेयरनेस दें कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए खतरे वाली बात नहीं है, पिलाएं। तभी काम, मतलब कलेक्टिव लेवल पे ये एफर्ट होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। और बात यह है कि अगर स्कूल्स में, मसाजिद में, मतलब उन सब जगहों पे जहाँ पे लोग कलेक्ट करते हैं और जहाँ पे लोग सुनते हैं गौर से, तो उन लोगों को ज़रूर ये, उनके थ्रू ये पैगाम हमें ज़रूर अक्रॉस करना चाहिए कि भाई प्लीज़ ये काम, ये आपने पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाने हैं। एक्चुअली वेरिफिकेशन जब मिल जाती है, एंड बाय द वे रिलीजियस फुटिंग के ऊपर भी मतलब इस बात पे क्लैरिटी बड़ी दफ़ा दे दी गई है कि जी पोलियो के कतरे पिलाएं, कोई इशू नहीं है। हमारे मजहबी स्कॉलर्स तो बिला वजह नहीं वेरीफाई करेंगे ना इस बात को, डॉक्टर बिला वजह तो नहीं वेरीफाई करेंगे अगर ये कोई नुकसानदेह चीज़ है। गवर्नमेंट क्यों एक ऐसी चीज़ करेगी जो नेशनल लेवल पे बुरी है उसकी आवाम के लिए? उसमें पकड़ है, हर तरफ से आप पकड़े जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें भी लॉजिकल होके अब चलना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहोगी महा व्यूअर्स को? मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि हम पाकिस्तान को भी पोलियो फ्री बना सकें और अपना रोल प्ले करें, पॉजिटिव रोल। थैंक यू सो मच महा, ब्लेस यू, हैव अ लवली वीक अहेड। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पोलियो से रिलेटेड। और आपके जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ कॉल करें, डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, वो आपको हर चीज़ पे क्लैरिटी दे देंगे। बट प्लीज़ पोलियो के कतरे अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे वापस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, अब हम बात करेंगे पोलियो से रिलेटेड। मुझे पता है कि पोलियो से रिलेटेड हम 1000 करोड़ दफ़ा बात कर चुके हैं और हम मज़ीद और करोड़ दफ़ा बात करेंगे जब तक पोलियो पाकिस्तान में इरेडिकेट नहीं होता। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, कोई आपके दिमाग में डाउट है, तो आज आपके पास मौका है, कॉल करें, हमारे शो का हिस्सा बने और जो आपके सवाल जवाब हैं उन पे क्लैरिटी लें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर टीपू सुल्तान चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे और गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। तो डॉक्टर साहब, पोलियो है क्या? ये कोई गुर्दे की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, पेट की बीमारी है, दिमाग की है, ये है किस चीज़ की बीमारी? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिज़ीज़ कह लें या हेल्थ का इशू कह लें, आजकल के दौर में और भी अहम है, उसको हाईलाइट किया अपने शो में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देख रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे पोलियो जो है ये एक मसल डिज़ीज़ है या न्यूरोमस्कुलर डिज़ीज़ है, जिसमें वायरस जो है वो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर निज़ाम इंहज़ाम के ज़रिए, यानी कि जो जीआई सिस्टम है उसके ज़रिए दाखिल होकर वो नर्व्स को अटैक करता है। नर्व्स पे, जिनको हम कहते हैं कि नर्व्स जो हैं वो इंसान का एक कनेक्टिंग जो है हिस्सा है, वो इंसान के दिमाग और हराम मगज़ यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके तो जो एंड ऑर्गन्स हैं, वेदर वो कोई बॉडी के ऑर्गन्स हों या पट्ठे हों, मसल्स हों, उनके दरमियान कनेक्शन का रोल प्ले कर रहा होता है। अब जब वो नर्व्स पे वायरस अटैक करता है, उसको मुतासर करता है, उसको कमज़ोर करता है, तो एंड ऑर्गन जो है वो होता है पट्ठा यानी कि मसल। तो उसके नतीजे में वो जिस नर्व को मुतासर करता है, जिसका आगे उसका एंड जो है वो पट्ठे पे होता है, वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या उसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि वो अपना काम करना छोड़ देता है। मैं इसकी मिसाल कॉमन आजकल चूँकि डिजिटल एरा है, अगर ऐसे दूँ कि अगर एक की पैड की एक की का आप नीचे से जो वायर है उसको डिस्कनेक्ट कर दें, तो वो आप जितना मर्ज़ी उसको प्रेस कर लें, वो पर्टिकुलर जो डिजिट है या वो लेटर है वो कभी भी आपकी स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दैट डिस्कनेक्शन। तो सेम इज़ द वे कि वो वायरस जो है वो नर्व को इफ़ेक्ट करता है, जिसके नतीजे में पट्ठा जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो बुनियादी तौर पे इसका इतना जो बार बार मैसिव कैंपेन और इम्यूनाइजेशन पे हम गाइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि ये बीमारी बड़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़ती है बच्चे पे। अच्छा, उसकी तरफ हम आएंगे। मैं पहले ये जानना चाहती हूँ, अच्छा ये तो बीमारी है, ये हमारे सिस्टम में घुसती कैसे है? उससे भी ज़्यादा अहम है। बुनियादी तौर पे हम जिस तरह पिछले 2-2.5 सालों में हम सब लोगों ने लर्न किया अबाउट द कोविड जो है वो निज़ाम में तनफ़ुस यानी कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से होती थी, ये उस तरीके से नहीं होती। ये हम इसको कहते हैं फीको ओरल रूट, यानी कि ये जीआई से बॉडी के अंदर जाती है, ये सांस के ज़रिए, या इसको हम वो नहीं कहेंगे कि ड्रॉपलेट के ज़रिए फैलती है। तो वायरस जो है वो फीको ओरल रूट के ज़रिए, यानी कि मुँह से होता हुआ, आंत से होता हुआ हमारे ब्लड में शामिल होके इवेंचुअली नर्व्स पे जाके, यानी कि हमारे खाने और हमारे पीने के थ्रू। एग्जैक्टली। और देखिए ये हमारा रूट है इसका वायरस का। और मसला ये है कि पानी की अगर बात करें तो कितनी मिन्नतें तरले हम लोग व्यूअर्स के करते हैं कि उबाल के साफ सुथरा कोशिश करें कि एक नहीं डबल बॉईल करके फिर साफ सुथरी जगह पे उसको रखें पानी को। आई मीन हमारे मुल्क में इसी पानी, इसी फीको ओरल रूट के थ्रू हेपेटाइटिस भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है और पोलियो भी फैलता है। और तीनों डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट डिग्रीज की बीमारियां। बिल्कुल दुरुस्त। और तीनों से बाय द वे मौत वाक़या हो सकती है। तीनों खतरनाक बीमारियां। बिल्कुल। ओके, सो अब ये तो हो गया तरीका इसका कि खाने पीने के थ्रू और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना है। Exactly. अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस साल केसेस ज़्यादा सामने नज़र आ रहे हैं पोलियो के, जबकि हम कब से बोल रहे हैं ये सारा जो कोविड वाला मामला हुआ उसमें सफाई सुथराई की कितनी बात हुई है कि हाथ धोने हैं नीटली, ये वो, मतलब इवन दो रेस्पिरेटरी तरीके से ये जाता है, मगर लोगों ने एहतियात फिर भी करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी हमारे बढ़ गए केसेस। क्यों? उसमें मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से कोविड की वैक्सीन उसको प्रिवेंट करने में या उसकी जो सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी या मोबिडिटी को कम करने में उसने मदद की है, इसी तरीके से जो पोलियो की वैक्सीन हैं, वेदर वो ड्रॉप्स की शक्ल में हो या इंजेक्टेबल हो, वो उसके स्प्रेड में और उसका जो इम्पैक्ट है उसको कम करने में मदद कर रही है। प्रॉब्लम उस वक्त हमें आती है, हेल्थ डिपार्टमेंट को आती है, पोलियो की टीम्स को आती है, जब कुछ परसेंटेज ऑफ जो बच्चे हैं वो किसी न किसी वजह से रह जाते हैं।
तो वो जो एक रेजरवायर रह जाता है बच्चे पोलियो की वैक्सीन से, वो इवेंचुअली जो है ये इसके स्प्रेड और उनमें से कुछ जो हैं वो फिर डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेट्स टॉक अबाउट ये जो पोलियो के कतरे की टीम्स बार बार जा रही हैं। अच्छा सर, बिफोर दैट, वर्स्ट केस सिनारियो पोलियो होने का क्या है और बेस्ट केस सिनारियो क्या है? पोलियो की वायरस आपके सिस्टम में चली गई, आपने ना कतरे पिए, ना आपने हिफाजती टीके लगाया, कुछ भी नहीं आपने किया, आपके घर वालों ने, बच्चे के घर वालों ने सोचा कि नहीं नहीं ये तो हमें नहीं इसकी समझ आती, क्या हो सकता है? हाँ, आपने दोनों एक्सट्रीम्स का मुझसे पूछा। अब जो एक एक्सट्रीम है यानी कि बेस्ट केस, यानी कि वायरस आपके जिस्म में चला गया, उसने शायद हल्का सा बुखार किया, उसने हल्का सा डायरिया किया, यानी कि जीआई सिस्टम को मुतासर किया और हमने उसको एज अ जीआई इन्फेक्शन ही लिया, यानी कि डायरिया वॉमिटिंग को ही ट्रीट किया और वो वायरस जो है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बगैर चला गया। जस्ट लाइक अगर मैं रीसेंट मिसालें दूं कि बेशुमार लोगों में कोविड हुआ, बुखार हुआ, हल्की सी खांसी और ठीक हो गया। लेकिन जो एक्सट्रीम सिनेरियो है जिसके लिए एक्चुअली हम टारगेट कर रहे होते हैं और कन्विंस कर रहे होते हैं पेरेंट्स को अबाउट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, वो है कि अगर वायरस जिसमें में गया उसने उसको नर्व्स को अफेक्ट किया और नर्व्स को सिग्निफिकेंट डैमेज करते हुए पोलियो से पट्ठा जो है वो मुकम्मल तौर पे डेड हो गया। अब एक बार डेड पट्ठा हो जाए, वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाता है नर्व्स के उससे डिस्कनेक्शन से, तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसमें हमारे पास जो थेराप्यूटिक ऑप्शंस हैं या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बहुत कम रह जाती है। एक्चुअली डॉक्टर साहब सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर, एक पर्सनली मेरे साथ जो वाक़या हुआ है, हमारे एक जानने वाले हैं, उनको दिल की प्रॉब्लम थी, उनके दिल के पट्टे कमज़ोर थे, वैल्व शैल्व ये वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनके दिल के पट्टे कमज़ोर थे, उनको बीमारी ऐसी थी जिससे उनके दिल के पट्टे कमज़ोर होते चले जा रहे थे और डॉक्टर ने कहा कि किसी दिन ये जवाब दे जाएंगे। तो हमने कहा कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा देयर इज़ नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल जिधर तक डैमेज हो गया अब वो हो गया, अब वो वापस ठीक नहीं होना। हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि डिजीज़ को डिले कर दें, रोक दें, कुछ ये कर दें, लेकिन जो हो गया वो नहीं वापस हो सकता। यानी कि दिल तक के पट्टे हों, अगर वो डैमेज हो जाए तो कहानी ख़त्म है एग्जैक्टली इवेंचुअली। दिल चूँकि पूरी बॉडी को, इंसान को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, पंप है इंसान का, तो नेचुरली उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, एक अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन पोलियो का जो वायरस है उसकी जो एक है कि वो ज़्यादा टांगों के, लोअर लिम्स के या अपर लिम्ब बाजुओं के पट्टों को ज़्यादा मुतासर करता है, तो जनरली ऐसे बच्चों में उनको चलने में या हाथ से लिखने में या काम करने में मुश्किल पेश आती है या आ सकती है। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जिस तरह आपने भी बताया उस पर्टिकुलर केस में, उसके बाद ऑप्शन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड रह जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक बंदे को अगर पोलियो हो गया, जैसे कि एक बच्चे को पोलियो का कंफर्म हो गया कि अब इसको पोलियो है और वो पोलियो का अब सर्वाइवर है, लेकिन मतलब जो भी डैमेज हो गया, क्या उस बंदे से अब पोलियो बाकी लोगों को लग सकता है, उसके हमसायों, घर वालों को? क्योंकि वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे बात ही नहीं होती, क्योंकि हाँ। हम यही कहते हैं कि 15 केस है, 20 केस है इस साल, तो इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके। उन 15-20 लोगों को के भी तो आगे हमने देखना है ना कि उनको हो गया तो बाकियों को ना हो। ये देखें, ये मैं जिस तरह के हमने शुरू में बात की है कि ये फीको ओरल रूट है इसका, ये जीआई के ज़रिए फैलता है, उसमें ये इस तरह का ड्रॉपलेट वाला, या फिर कोविड की मिसाल दूंगा जिसमें हमें मास्क पहनने पड़ते थे कि ये सांस के ज़रिए, ड्रॉपलेट के ज़रिए क्विकली फैल जाता है। तो इसमें शुरू में जो आपने सफाई की और हैंड वॉशिंग की बात की और पानी बॉयल करने की बात की, तो मैं समझता हूँ कि इसके स्प्रेड को रोकना इज़ फार मोर ईजियर दैन प्रिवेंशन इन द केस ऑफ कोविड। भाई कोविड के केस में तो कोई सांस भी आपके पास लेता है तो आपको हो सकता है, इधर आपके कंट्रोल में काफी आता है। काफी अच्छा आता डॉक्टर साहब, मारूख की कॉल है, इधर से ही बात को वापस पिकअप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मारूख, लाहौर से कॉल कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मारूख, आपको वेट करना पड़ा, वो गुफ्तगू के फ्लो में ही मैं चलती चली गई। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मारूख आप बताएं, आप कुछ जानना चाहती हैं, कुछ शेयर करना चाहती हैं, बताइए। जी, एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था इसके बारे में। कॉन्टिन्यूसली मैं ये देखती हूँ कि लोग इस बारे में बात करते हैं कि पोलियो के खतरे फैलाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है समटाइम्स, या इसके बारे में काफ़ी मिथ भी कि इससे नुकसान बहुत ज़्यादा। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? चलें मारूख, वी विल जस्ट क्लैरिफाई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और यही हमारी नेक्स्ट फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन थी कि भाई अगर कतरे 1 से 2 या 10 दफ़ा भी पिला दें तो उसका क्या नुकसान है। और फिर एक इंजेक्शन भी लगता है पोलियो का जब बच्चे पैदा होते हैं, उसके कुछ ही दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, वो इंजेक्शन में और कतरों में क्या फ़र्क है, ये सब हम क्लैरिटी लेंगे इन 2 सेकेंड्स। आप हमारे साथ रहिएगा। जी डॉक्टर साहब।
अगर हम अपनी जो गुफ्तगू चला रहे थे हम उसी में कंटिन्यू करें तो हम पहले स्प्रेड की बात कर रहे थे। तो स्प्रेड में मैं ये समझता हूँ कि इसको रोकना कहीं आसान है, चूँकि इसका स्प्रेड ड्रॉपलेट के ज़रिए, सांस के ज़रिए नहीं है। फीको ओलर रूट है, इसका मतलब है कि हम पानी बॉयल करके पिएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वॉशरूम के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ धोएं और ये चीज़ें करें। तो इवन पोलियो का पेशेंट घर में होते हुए भी हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, क्योंकि इसका स्प्रेड का टोटली तरीकाकार डिफरेंट है। और अभी अगर हम इनके क्वेश्चन की बात अगर हम अभी करते हैं मारूफ के क्वेश्चन की, तो इनका क्वेश्चन है रिगार्डिंग वही जो हम बात कर रहे थे कि बार बार पोलियो के कतरे पिलाने की। उस हवाले से मैं ये कहूँगा तमाम सुनने वालों को कि जो पोलियो के कतरे एक रूटीन में पिलाए जाते हैं और एक जो पोलियो की इम्यूनाइजेशन की स्पेशल कैंपेन हुकूमत चला रही होती है, तो उसमें ये मुकम्मल इस बात की आप तसल्ली रखें कि उसमें कभी भी इसके ओवरडोज होने का ख़तरा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे का जो नॉर्मल शेड्यूल है उसमें 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे वो रूटीन में पी रहा होता है, और इसी दौरान अगर बीच में फिर एक गैप आता है और फिर उसके बाद आने वाले महीनों में और सालों में उसकी बूस्टर डोजेज चल रही होती हैं। तो बार बार पिलाने का जो मकसद होता है, इसकी मैं मिसाल हमेशा अपने सुनने वालों को, माओं को एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, हम देखते हैं कि हमारी माएँ बच्चों को 2 जर्सियाँ, 3 शर्टें और टोपियाँ और जुराबें पहना रही होती हैं जस्ट टू प्रिवेंट फ्राम द विंटर। तो वो क्या वजह है कि वो समझती हैं कि हमने अपने बच्चे को सर्दी से बचाना है। तो ऐसे ही ये पोलियो के कतरे या एक दफ़ा इंजेक्शन आपके बच्चे को उसकी जो नुकसानात से बचाने के लिए स्ट्रेंथन कर रहा होता है। मैं आपकी बात सुन के ना अम्यूज़ इसलिए, हंसी भी मुझे थोड़ी सी आ रही थी कि आप सोचें कि आपको बच्चे के सर्दी लगने की टेंशन इतनी है Exactly. कि मैं तो अक्सर माँ को कहती हूँ कि खुदा का वास्ता बच्चे को ओवरहीट कर रही हैं। Exactly, ये exactly. 4 तय बच्चे को मत बनाएं, बच्चे के पटाखे उड़ जाएंगे, मतलब ओवरहीट ना करें। एक तरफ माओं का ये कंसर्न है, बच्चे को फीड का टाइम भी नहीं होता तो उनको फीड कराना शुरू कर देते हैं कि मैं बच्चा भूखा ना रहे। भूख की टेंशन है, प्यास की टेंशन है, सर्दी गर्मी की टेंशन है, तो फिर जान की टेंशन क्यों नहीं है? बिल्कुल दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, और अगर बच भी जाता है इंसान तो आपकी सारी जिंदगी जो है वो माजूरी में गुजर सकती है, में गुजर जाती है, ज्यादातर गुजर जाती है। एग्जैक्टली। देखिए सर्वाइवर्स होते हैं, आप यूजुअली देखते हैं। ये उससे भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है जब बच्चा बड़ा होता है। हम ज़ाहिर है कुछ बड़े बच्चों को देख रहे होते हैं, जब बच्चा, और इसमें लकीली बच्चे का जो हायर मेंटल फंक्शन है यानी कि ब्रेन जो है वो बिल्कुल ठीक होता है, और अगर वो बच्चा जब बड़ा होगा और वो इस जानेगा कि मेरी बीमारी की वजह क्या थी या ये सब क्यों हुआ, तो हाउ ट्रॉमेटाइज इट कुड बी कि उसको समझ आ गई है और वो सिर्फ पोलियो के कतरे ना पीने की वजह से उसको एक सारी ज़िंदगी जो है अपनी वो माजूरी की या अपाहजपन में गुजारनी पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बेफिक्र होके जब भी हुकूमत जो है वो डेज़ सेलिब्रेट कर रही होती है आपके बच्चों को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका बेसिकली ये इम्यून सिस्टम है ना, हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा इसका जो है वो आंसर है, कुव्वत मुदाफ़त को। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये पोलियो के कतरों में और इंजेक्शन में क्या फ़र्क है, ये भी क्लैरिटी दे। बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम साल से पिछले ऑलमोस्ट 3 डेकेड से कतरे पिला रहे थे, लेकिन रिसेंटली इसमें एक इंजेक्शन, पोलियो का इंजेक्शन का एडिशन किया गया। बुनियादी तौर पर इसमें फ़र्क ये है कि अब हम तकरीबन एंड ऑफ गेम की तरफ गामजन हैं, यानी कि अब हम जिस तरह के हमने बात की है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक रह गए हैं विच इज़ कंसिडर्ड एज अ 1 जियोग्राफिकल रीजन, और नंबर ऑफ जो पेशेंट्स है विच वर इन हंड्रेड्स कपल ऑफ डेकेड्स बैक विच इज़ नाउ इन जस्ट इन डबल फिगर 2, लेकिन खासा कम हो गया। इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी सिग्निफिकेंट गेन भी हमने किया। पे भी आए थे, अल्लाह का शुक्र है हम सिंगल डिजिट पे भी आए थे, और इंशाल्लाह हम 0 पे जाएंगे। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह हम अगर अपने वालिदैन के ताउन से और डिपार्टमेंट के ताउन से इंशाल्लाह 0 पे जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान भी पोलियो फ्री मुल्क के तौर पर डिक्लेयर होगा। तो हम बात कर रहे थे फ़र्क कतरे जो हैं और जो इंजेक्शन है, कतरों की वजह ये है कि ये ना सिर्फ उस बच्चे को बचाते हैं बल्कि रादर उस रीजन में, चूँकि ये फीको ओलर रूट है ना, तो वायरस जो है वो फिर नीचे निज़ाम से होता हुआ फिर फैल के तो बाकी बच्चों में भी एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, जबकि इंजेक्शन जो है वो सिर्फ एक बच्चे में, सिर्फ उस इंडिविजुअल चाइल्ड के लिए होता है। तो मैस लेवल पे इसके अफादियत लेने के लिए कतरों की अहमियत है, और उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए उसको इंजेक्शन की दिया जाता है, फाइनली उसको ख़त्म करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बड़ा इशू है कि कभी कभी ये भी नहीं होता कि हमें पोलियो के कतरे पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एवं ही जो है ना, बच्चा सो रहा है, बच्चा घर पे नहीं है, बच्चा ये कर रहा है, अच्छा बच्चा नहा रहा है, चलो झूठ बोल देते हैं, इस पे कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। और फिर हमारे जो पोलियो वर्कर्स, यार दिन रात चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, बेचारे निकले होते हैं,
हमारे बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, हमारे बच्चों को। एक्चुअली हम कहते हैं सबके बच्चे सांझे होते हैं, तो ये वो वाहिद लोग हैं जो एक्चुअली सोचते हैं सबके बच्चे सांझे होते हैं, क्योंकि वो जा के दरवाजों पे लोगों को पिला रहे होते हैं। और फिर जब लोग गुस्ताखियां करते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं ना, बहुत अफसोस होता है। बिल्कुल आप ठीक है। वो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, आप उनको पानी दें, उनको मतलब उनको साथ आप अच्छे ट्रीटमेंट करें कि वो आपके घर आके आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, कि आप उल्टा उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। क्या है आपको, मैंने एक्चुअली कुछ 6-8 घर दूर हमारे घर से शोर थोड़ा सा था, तो मैं बाहर आई तो एक अंकल बाहर आके बोली जा रहे हैं कि हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, और अगर होते भी तो हम जाके पिलवा सकते हैं कतरे, हमें तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, आके दिमाग ख़राब करना शुरू कर देते हो, तंग कर। मतलब रोड पे मेरा घर अगर इधर है तो उनका घर इधर है, और काफ़ी दूर फासले पे मुझे उनकी आवाज़ें आ रही हैं। मेरे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार को हया करें। बिल्कुल, आई थिंक आपकी बात बड़ी वैलिड है कि कैंपेन के दौरान हमें इन पोलियो वर्कर्स के साथ बड़े प्यार से मोहब्बत से पेश आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर कोई मेहमान आता है वो बेल देता है, तो जिस तरह हम उसको गेट पे जाके उसको वेलकमिंग एटीट्यूड के साथ मिलते हैं। आपने भले आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको पिला चुके हैं, और वट एवर द कंडीशन इज़, मैं समझता हूँ ये जो आपकी लास्ट बात से मैं इसको अगर लेके चलूँ, तो हमें एटलीस्ट जो उसमें उनको वो नहीं करना चाहिए कि उनके साथ हम किसी भी किस्म की बदतमीज़ी के साथ पेश आएँ, उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ। और अगर गर्मियों का मौसम है, अब तो चलें मौसम ठीक हो गया, हमारे वर्कर्स ने गर्मियों में, शदीद गर्मी के महीनों में भी, और साउथ ऑफ पंजाब में जहाँ इवन ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये कैंपेन की हुई है। तो एक उनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। दूसरा, जैसे आप बात कर रही हैं कि हम कह देते हैं कि बच्चा घर पे नहीं है, या सोया हुआ है, या पी लिया, वट एवर, तो हम ये देख लें कि एट द एंड ऑफ द डे हम नुकसान किसका कर रहे हैं। हमें ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि इस जो झूठ है या इस गलत स्टेटमेंट है, इससे एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हमारे अपने बच्चे का होगा। तो मैसेज सिर्फ एक ही है कि पोलियो से बचाने के लिए 5 साल से जितने भी छोटे बच्चे हों, हर कतरा हर बार। एक सादा तरीन स्लोगन जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का है वो है 5 साल से छोटा बच्चा हर बार, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। और 2 छोटे से कतरे हैं। Exactly. मतलब अच्छा ये बताइए कि पोलियो के कोई फर्दर मजीद टाइप्स हैं? हाँ जी, बुनियादी तौर पे पोलियो वायरस जो है ये 3 किस्म के वायरस होते हैं, टाइप 1, 2 और 3। इन 3 वायरसों के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन जो हैं वो फिर बनाई जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। के बाज़ दफ़ा किसी एक एरिया में कोई एक वायरस जो है उसकी ज़्यादा, जो हम चूँकि हमारे यहाँ बड़ी इसकी इस्लामाबाद में NIH में एक बड़ी हाई टेक रीजनल लैब इस्टेब्लिश की गई है WHO की तरफ से, और हमारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, तो उसमें उसकी फिर फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन होती है वायरस की, जो हम स्टूल स्पेसिमेंस कलेक्ट करते हैं, और उसके मुताबिक फिर हम जो रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं, तो उस हिसाब से फिर वैक्सीन बाज़ दफ़ा ट्राईवेलेंट, बाईवेलेंट और मोनोवेलेंट, यानी कि एक वायरस के ख़िलाफ़, 2 वायरसों के ख़िलाफ़ या 3 वायरसों के ख़िलाफ़ उस हिसाब से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और पिलाई जाती हैं। व्यूअर्स आपने नोटिस किया कि कोविड की वैक्सीन में भी वो कहते हैं कि जी अब ये वाली आप बूस्टर ज़रूर लगवा लें, क्योंकि ये बाकी भी जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन्स हैं उनके थ्रू भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसी तरह पोलियो के भी हर साल जो है नई इम्प्रूव्ड जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें जो हैं वो आती हैं। सो ये कि हमने 4 साल पहले पिला लिए थे बच्चे को पोलियो के कतरे, अगर रिक्वायरमेंट है, बच्चा भी 5 साल का नहीं हुआ, तो प्लीज़ उसको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली पोलियो अगर किसी को हो गया है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? घर वाले एटलीस्ट राइट टाइम पे, तो अव्वल तो सुना है कि जब हो जाए, उसका जब अटैक हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सुना तो यही है, अब पता नहीं क्या ये सही है। आई थिंक ये बड़ा अहम है कि खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से अगर पोलियो हो गया है और वो कंफर्म हो गया है, तो फिर क्या करना है? गो कि हम टारगेट तो करें कि ये ना हो, हम ये प्रिवेंटेबल बीमारी है, ख़त्म करने की तरफ हमारा जो एम है, अल्टीमेट है, और इंशाल्लाह वो जिस तरह का हमने शुरू में कहा अचीव करेंगे। लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो फिर क्या करना है? उसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आपने बच्चों के डॉक्टर के पास लेके जाना है। आप किसी भी एरिया में रहते हैं पाकिस्तान में, हर जगह बच्चों के डॉक्टर, उसमें बुनियादी तौर पे शुरुआत जो है वो तो मैंने बताया ना कि डायरिया, वॉमिटिंग और बुखार। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको बच्चे का किसी पट्टे में कमज़ोरी महसूस होगी,
शुरुआत जो यानी कि जो पीडियाट्रिशियन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो जब पोलियो को सस्पेक्ट करेगा, वो बुखार पे तो नहीं करेगा, वो डायरिया व वॉमिटिंग पे नहीं करेगा, वो सस्पेक्ट करेगा जिस वक्त किसी पट्टे में कमज़ोरी महसूस करेगा, चल नहीं रहा बच्चा, चल नहीं रहा, या पकड़ नहीं रहा, एग्जैक्टली ग्रिप नहीं कर पा रहा, तो उठा ही नहीं उस जा रहा। वक्त रेड अलर्ट जारी हो जाता है, उस डॉक्टर के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे फिर उसका स्टूल स्पेसिमन चेक किया जाता है, पखाने का सैंपल लिया जाता है, उसमें वायरस को ढूंढा जाता है। और इस सिलसिले में मैं कहूँगा वालिदैन से कि जैसे ही आप महसूस करें पट्टे में कमज़ोरी, तो फौरी तौर पे करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलिए। और व्यूअर्स, पट्टे की कमज़ोरी सिर्फ पोलियो की वजह से नहीं, और भी और बड़ी भी मेजर वजूहात बीमारियों की वजह से बिल्कुल। हो सकती है। तो अगर कोई नॉर्मल फंक्शन से हट के कोई चीज़ हो रही है तो प्लीज़ तशखीस कराएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन द क्योर। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो फिर अर्ली डिटेक्शन इज़ बेटर दैन द ऑफ कोर्स लास्ट स्टेज पे चीज़ को। डॉक्टर साहब, बिल्कुल एंड में हमारी व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे आप? मैं जिस तरह अभी शुरू में भी बात कर रहा था कि सादा तरीन और आसान तरीन पैगाम है वालिदैन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि 5 साल से तमाम छोटे बच्चे, हर बच्चा हर बार जब भी हुकूमत इस सिलसिले में कोई मुहिम अनाउंस कर रही होती है, चला रही होती है, तो अपने बच्चों को पोलियो से 2 कतरे जो हैं वो ज़रूर पिलवाएं, उन बच्चों की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, हर बच्चा हर बार। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आई होप कि आपके क्वेश्चन और क्वेरीज़ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मज़ीद अगर कोई सवाल है हमसे रब्ता करें सोशल मीडिया पे और हम आपको राइट पर्सन से कनेक्ट कर देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फिल्म स्टार। वैसे तो जब आप फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर कहते थे तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें फेड कर जाती हैं टू द बैकग्राउंड, लेकिन व्हेन यू आर अ फिल्म स्टार एंड यू आर अ डायरेक्टर एज वेल, तो फिर वो जो कहते हैं ना कि बहुत से फेदर्स इन योर कैप आ जाते हैं। एक ऐसे मारूफ एक्टर एंड डायरेक्टर जिन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, ज़बानें जिनमें आपने एक्टिंग की उर्दू, पश्तो एंड पंजाबी, दैन 25 फिल्में खुद डायरेक्ट की विच वर इन पश्तो, एंड एक उर्दू फिल्म भी आपने डायरेक्ट की। 15 टेलीविज़न सीरियल्स आप अब तक कर चुके हैं और आपकी ब्रिलियंट कारकर्दगी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के ऊपर ऑन वेरियस डिफरेंट एरियाज ऑफ द मीडिया आपको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। एक ब्रिलियंट एक्टर, एक ब्रिलियंट डायरेक्टर और एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग अरबाज खान हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब बड़े कम लोग होते हैं जिनकी ना लिस्ट लिखनी पड़ती है, इतना ये किया है, इतना ये किया, इतना वो किया। ये मैंने बाकायदा ऑनलाइन रिसर्च करके फिर इनसे वेरीफाई किया। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी था वेरिफिकेशन, बहुत जरूरी नहीं, क्योंकि 300 से ज्यादा फिल्में कहना अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर बाद में अवाम कहे कि कौन से जिन्होंने तो 15 फिल्में भी नहीं की, तो यू नो 300 फिल्म्स इज अ लॉट अरबाज एंड यू आर नॉट दैट ओल्ड, यू आर वेरी यंग। सो 300 फिल्में कैसे, हर रोज एक नई फिल्म शूट करते थे। असल में अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमें अल्लाह ताला ने जो भी दिया ना वो हमेशा इन अबंडेंस ही दिया है। वो अल्हम्दुलिल्लाह। इतना दिया है कि फिर हम लोग जो है ना फिर उसको संभाल भी नहीं पाते। तो बस हमारा एक ऐसा टेन्योर, एक ऐसी रूटीन बनी कि फिर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जब when I started off with घूंघट, तो फिल्म जो थी मेरी, हाँ जी, उसके बाद फिर एक उर्दू फिल्म्स का सिलसिला था और एक मतलब एम्पल घूंघट क्वांटिटीज में तो यू, आई थिंक यू वर इन योर टीन्स, यू आर वेरी 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 यंग। घूंघट में यू वर लिटिल बॉय योरसेल्फ। मैं कॉलेज स्टूडेंट था। वही वाली बात हो गई ना, जब कॉलेज स्टूडेंट लिटिल बॉय ही होता है। नेशनल कॉलेज आप टीन्स में ही होते हो। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर और ऐसी सैयद नूर साहब से ऐसी मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा जी परसों आपकी शूटिंग है। आई वाज शॉक्ड। तो बस वो करते 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 फिर वो सिलसिला जनाब आज देख लें आपके सामने ही इतना एक लंबा स्पैन गुजर गया है। जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप अपने करियर से, क्या वो अचीव किया? क्योंकि देखिए पहले तो अनएक्सपेक्टेड था, आप आ गए इसके अंदर, फिर उसके बाद कोई तो एक्सपेक्टेशंस अपने ज़ात में कुछ क्रिएट हुई होंगी ना कि मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, वो अचीव किए हैं? देखें जुगन, एक बात मैं आपको बताऊं कि ठीक है इंसान बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करता है, लेकिन एक प्लानिंग अल्लाह की भी होती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। गॉड डिस्पोजेस। तो वो जो प्लानिंग होती है ना वो बहुत अल्टीमेट होती है। आपको जैसे मैंने कहा कि मेरी तो कोई सच कोई ख्वाहिश ही नहीं थी ना कोई, हालांकि मेरे वालिद साहब फिल्म इंडस्ट्री से थे
और ऑल ऑफ अ सडन मेरी मुलाकात होती है सैयद नूर साहब से और वो फिल्म में साइन कर लेता हूँ। तो उसके बाद जब वो फिल्म की थोड़ी सी जब मैंने शूटिंग्स की, फिर उसकी वायरल हुई और उसकी एक लाइकिंग बनना शुरू हुई, तो फिर मुझे वाले साहब ने बिठाकर बोला कि देखो बेटा, बात ये है कि ये जो तुम प्रोटोकॉल देख रहे हो ना, तुम्हें सब इतना वार्मली वेलकम कर रहे हैं, ये एक मेरी वजह से तुम्हें मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो तुमने चलना है ना, वो तुमने अपने बिहाफ पे लेकिन आप नेपोटिज्म पे नहीं एंटर हुए इंडस्ट्री में, ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी है। नेपोटिज्म इन अ सॉर्ट ऑफ लाइक आई गॉट द इंट्रो बिकॉज ऑफ माय नेपोटिज्म। ओके, यू गॉट द इंट्रो, बट सैयद नूर साहब ने आपको कहा कि भाई मेरे साथ ये मूवी तुमने करनी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और आपने भी सवाल जवाब किए बगैर इसलिए किया क्योंकि आपको पता था कि सैयद नूर साहब, बिकॉज आपकी अपनी भी एक हिस्ट्री विद द इंडस्ट्री है अपनी, राइट? एक बैक स्टोरी है। लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे ना कि नहीं, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने विजुअल आर्टिस्ट नहीं बनना, मैंने फाइन आर्ट्स में जाना है। मतलब यू कुड हैव सेड एनीथिंग। लेकिन मैंने कहने का मकसद ये था कि जब नो प्लानिंग्स इन इट कि मुझे इस शोबिज़ में आना है या मुझे अब ये प्रोफेशन लेना है, तो वंस आई वाज इनटू इट, तो फिर मैंने सोचा, और जब वाले साहब की ये बात कि देखो इसके बाद जो है ना, वो जब आप सिबलिंग्स में आते हैं ना, तो फिर लोगों की ज़रा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो उनकी लेगेसी होती है ना, उसको आपने कैरी करना होता है। तो फिर मुझे एक डबल टाइम मेहनत करना पड़ी। एक तो वाले साहब का नाम था, फिर मेरी उनकी लोगों की आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, और मैं 7 बहनों का इकलौता भाई, मैं तो बड़ा लाडला, बड़े लाडों से पला, कभी गिलास पानी खुद उठा के नहीं पिया। और उसके बाद फिर जो मैंने मेहनत करना शुरू की, मैं धूप हो, जून जुलाई की गर्मी हो। अब हम आगे निकल गए ना। अच्छा, पहली फिल्म का एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? आजकल के लेवल एंड स्टैंडर्ड को देख के और उस वक्त जब स्टार्ट किया, देखिए लाड तो करते ही थे डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, लेकिन उस लाड के अलावा कन्वीनियंस नहीं होती थी सेट। नहीं, डांट भी बहुत पड़ी। तो बताइए ना, पहले वाले का तो एक्सपीरियंस है ना। वो ऐसा हुआ कि जब घूंघट लाडला एक लड़का गया सेट के ऊपर, 7 बहनों का, लाइक यू सेड, पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। अब सेट पे तो कीमा निकाला जाता है। तो वो ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन पहले दिन ही मेरी शूटिंग कर ली। उन्होंने कहा कि तुम आओ और ज़रा देखो, अपने आप को थोड़ा इम्यून करो और फिर हम ना शूटिंग करेंगे। तो हुमायूं कुरैशी साहब के घर में शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर डेली में जाता था। मेरी ऑफ थी, वेकेशंस चल रही थी, तो मैं सुबह 9 बजे पहुँच जाता था और 10 बजे जनाब क्रू आता था, फिर वो सारा सेटअप होता था। यानी कि आप क्रू से पहले पहुँचते थे? जी हाँ, मैं बिल्कुल पहले, वो मुझे कहा गया था। हाँ। ये भी एक मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि तुमने सबसे 9 बजे पहुँचना है। तो मैं देखता भी था कि यार सब कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, शूटिंग 1 बजे शुरू होती है, नहीं तुमने 9 बजे आना है। वो भी उनका एक लेसन था। वो देखते थे कि ये 9 बजे आए कि नहीं। खैर मैं 9 बजे आके बैठ जाता था। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन मैं शूटिंग्स देखता था, 3 दिन, 4 दिन, तो मैं थोड़ा सा ज़रा घुल मिल भी गया लोगों के साथ। तो तकरीबन कोई 8वें दिन जो है ना, उन्होंने फिर मेरा एक सीन अरेंज किया। अंदलीप के साथ मेरा एक सीन था, शी वाज प्लेइंग माय भाभी। तो फर्स्ट एवर सीन इन अ फिल्म, जिंदगी का पहला सीन, इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, थिएटर का तो एक शौक था ही आपको, राइट? हाँ। तो वो जनाब, अच्छा उससे पहले एक मेरा जो एक थोड़ा सा टेस्ट हुआ। हुमायूं कुरैशी साहब के घर में हम शूटिंग कर रहे थे, वाले साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती। तो वाले साहब उनको बोलते हैं कि यार बात ये है कि मैंने तो कभी इस तरह की इसकी स्किल्स देखी नहीं है एक्टिंग की, अब ये आ तो गया है, तो ये पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो तुम जरा, बाप के लिए भी तो बेइज्जती है ना अगर आप ना आगे कुछ कर पाते। इट्स इंसल्टिंग। आपके ऊपर प्रेशर है कि बाप का नाम नहीं गर्क करना, उनके ऊपर प्रेशर ये है कि आ तो गया मेरा बेटा, वहां पे जाके किसी को तमाशा डाल दिया तो मेरी तो सालों की इज्जत खराब हो जाएगी। जी हाँ। तो वो भी थोड़े घबराए हुए थे, तो उन्होंने हुमायूं साहब को बोला कि यार आप ज़रा इसको टेस्ट करो। मैंने कहा अच्छा, कहा यार तुम बाहर जाओ। मुझे बुला लिया। हाँ भाई, वो बहुत बड़ा सा एक डेक पड़ा हुआ था उनके कमरे में, तो उन्होंने एक स्टीरियो लगाया और उन्होंने कहा कि यार बस मैं ये जो भी प्ले कर रहा हूँ ना, तुमने इस पे डांस करना है। मैंने कहा सर डांस? कहता है हाँ जैसे भी आता है डांस करो तुम। तो दैट वाज एन इंग्लिश सॉन्ग उन्होंने प्ले किया और मुझे जो आई डोंट नो कोई था, वो रिकी मार्टिन का था। रिकी मार्टिन का लगा दिया, डिस्टिंक्ट टाइप। वो मेरा कोई पैर कोई इधर जा रहा है, कोई हाथ इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, नेवर डांस इन द लाइफ। तो खैर बहरहाल वो ही जस्ट वांटेड टू चेक मी कि ये इज अबाउट लय में है कि नहीं है, एक जो एक नेचुरल चीज़ होती है। शुक्र है मेरी ये चेकिंग नहीं हुई शुरू में, वरना तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाना था इस फील्ड में। लय तो बैलेंस में नहीं है। वो जनाब मैंने को 5 मिनट जो है ना वो उल्टा सीधा डांस किया। उन्होंने जनाब वो टेप रिकॉर्डर बंद किया और खान साहब को बुलाया। मैंने कहा जी
पश्तो में बोला अलग पास थे। अच्छा, अलग पास थे का मतलब है मुंडा पास है। ओ, क्या बात है। तो वो एक टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर जब पहला सीन हुआ वो बड़ी थंडर क्लैप हुई क्योंकि फर्स्ट शॉट ही था वो ओके हो गया। तो अच्छा, उसी दिन फर्स्ट फिर टेक में ही हो गया। जी हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि पहले दिन इतना मतलब अप्रिसिएशन मिली, इतनी अप्लॉजेज मिली। उसी दिन फिर एक सीन उन्होंने किया, वो एक नावल उन्होंने मुझे दिया, मैं पढ़ रहा होता हूँ, रेशम आती है, तो वो एक दो शॉट हुए, फिर पैकअप हो गया और वही कंटिन्यूटी हमने अगले दिन फिर से करनी थी। तो वो नावल जो था वो मेरे पास ही था, वो पढ़ते पढ़ते मैं ले आया अपने साथ, घर ही ले आया। तो उन्होंने कहा जी, कुरैशी साहब असिस्टेंट थे, उन्होंने कहा आपने कल ये लेकर आना है, ये कॉन्टीन्यूटी में आ गया। मैंने कहा जी ठीक है। अब अगले दिन वो नावल मैं घर पे भूल आया। मेरा ज़हन में भी नहीं था, कभी ऐसा कोई रूटीन ही नहीं थी। तो जब पहला सीन ही नूर साहब ने वही अरेंज किया, उन्होंने कहा जी हाँ वो किधर है, वो नावल आपके पास था। और तेरी की सर वो तो मैं घर बुलाया, ओ बस शुरू हो गए, ये है वो है, ये है वो है। तो मैं ऐसे वो शॉक्ड एंड स्टन, और मेरी आंखों में ना आंसू, क्योंकि कभी ज़िंदगी में इस तरह की डांट नहीं पड़ी। तो खैर वो जाएं और लेकर आएँ, और मैं उस वक़्त फिर गया, ऑटो पे गया, घर से मैं वो नावल लेकर आया और फिर वो सीन शूट हुआ। जब पैकअप हुई तो फिर उन्होंने बिठा के मुझे प्यार किया कि देखो बेटा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको तुमने लेकर चलना है। तो इस तरह या से ये तो ना सफ़र, लेके जाओ ना, अगर लेके जा रहे हो तो फिर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि अगर आप लेकर भी गए हैं बल तो आपको लेके नहीं जाना चाहिए था, अगर आप ले गए तो आपको लेकर आना चाहिए था। तो दिस इज़ हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड। और फिर वो घूंघट जब हिट हुई और उसका वो गाना इतना वायरल हुआ, और उसके बाद से फिर वो सफ़र जो है ना वो शुरू हुआ। डांस तो आप बहुत अच्छा करते हैं, उस वक्त आपने इधर उधर पैर पूर मारे, तो डांस फिर बाकायदा सीखा? फिर Training आके ली? ही सीखा, मतलब मतलब बट नहीं, बट ट्रेन, बट देखिए ना, लोग अक्सर जब फिल्म स्टार्स को देखते हैं, जिस तरह आपको देखते हैं, या एनी ऑफ द बिग स्टार्स, राइट, जो बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, अब लोग यही सोचते हैं ना कि यार ये कैसे, देखिए कोई भी पैदा नहीं होता सीखा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग हैं, वैसे कुछ लोग हैं, शादियों में मैं कभी कभी जाती हूँ ना और देखती हूँ फिर आपस में मेहंदी पे डांस, में कहती हूँ यार ये कौन है, ये तो पैदा ही डांस करने के लिए हुए हैं। बट यू आर वेरी ग्रेसफुल येट मैनली। तो मुझे बताएं आपकी कहानी क्या है, आपको फिर किसने ट्रेन किया, क्या कोरियोग्राफर्स के पास जाके सीखा, या बस जब फिल्म का गाना होता था नहीं, तब बिल्कुल। उसके बाद जब घूंघट फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद फिर आई जस्ट टुक द प्रॉपर क्लासेस। मैं फिर सुबह 9 बजे या 8 बजे जाता था बायरो स्टूडियोज़ में। एक पहले मुझे वहाँ पर एक राइडिंग सिखाई जाती थी। अच्छू हमारा है बड़ा पुराना, अच्छू घोड़ों वाला, जो आप फिल्मों में ये जो घोड़े देखते हैं, तो एक छीका होता था और एक अच्छू। डेफिनेटली वांट टू गिव क्रेडिट्स टू देम। उनका नाम शायद कभी किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन चीका और अच्छू वो अभी भी जिंदा है। अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। तो वो सुबह में जाता था पहले मैं। सो आपने राइडिंग भी सीखी? जी हाँ, बिल्कुल। जबकि अभी आपका कोई ऐसा रोल नहीं था कि इस ड्रामे में इसने घोड़ा दौड़ाना है, नहीं, बस लेकिन सीखना था। पार्ट ऑफ इट ना। आप जब हीरो आप बन रहे हैं, फिल्म के हीरो बन रहे हैं, तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। कौन कौन सी चीजें हैं, लो आप लोग नोट करें जिनको शौक है। कोर्स लाइक डांस, राइडिंग है, राइडिंग, डांस है, फाइटिंग है, बाकी तो तलफ्फुज़ सही स्विमिंग होना वगैरह चाहिए, है। हाँ। मतलब लाइक आपको एक कम्प्लीटली एक स्टंट्स आने चाहिए। तो फिर इसकी मैंने बाकायदा क्लासेस ली। बता तो रहा हूँ ना कि फिर मेरी सुबह जो थी पहली क्लास होती थी राइडिंग की, ठीक है। उसके बाद फिर एक फाइटिंग की क्लास होती थी। वो शेर खान साहब हैं हमारे बड़े अच्छे फाइट इंस्ट्रक्टर हैं, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। वो मुझे फाइटिंग सिखाते थे। उसके बाद फिर निगाह हुसैन, ही इज़ माई टीचर इन फैक्ट, तो वो फिर मुझे डांस सिखाते थे। तो मैं सुबह जाता था और शाम को वापस अपने आता था। निगाह भाई। जी हाँ, निगाह हुसैन, अच्छा। वो मुझे डांस सिखाते थे। तो फिर मैंने प्रॉपर फिर थोड़ा थोड़ा सीखा, और फिर ये सफ़र भी चलता रहा। तो चल रहा है। नहीं, चल तो रहा है, लेकिन कोई ऐसा स्टेज तो आया होगा अरबाज जब आपने सोचा होगा कि यार नहीं, मेरे से नहीं होता, ये बकवास है। सब पे आया है किसी ना किसी स्टेज पे। आप पे कभी ऐसा स्टेज आया वैसे आई डोंट, मैंने नहीं करना, ये पता नहीं मैंने क्यों ये किया, लेकिन अब मैंने नहीं करना, कभी ऐसा महसूस किया? नहीं, कभी लेकिन तंग आए? नहीं, कभी भी नहीं आया। ना करें। आई स्वेयर कभी भी नहीं आया। क्योंकि मैं जब घूंघट के लिए आया तो 3 महीने की मेरी वेकेशन थी, वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई क्योंकि फ़िल्म बनते बनते 1 साल लग गया। स्टडीज़ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने कॉलेज से लीव ली, तो वो भी थोड़ा सा मोमेंटम मेरा टूट गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखो, एक चीज़ तो मैंने थोड़ा सा उसको इनकम्प्लीट छोड़ के मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब मुझे इसको लेके चलना है। और इनफैक्ट नो, फिर मैं आई जस्ट स्टार्टेड एन्जॉइंग इट।
मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं फिल्म के सेट पे जाता था और मैं शूटिंग्स करता था। मेहनत मैंने बहुत की, मतलब है कि मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलवेज यूज टू बी अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। भी मैं कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि जब लेक्चर होता था तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो पहले लेक्चर में ही समझ जाते थे। मैं स्टाफ रूम के चक्कर लगा के रिसेस में आफ्टर दी ब्रेक्स जाके टीचर से पूछता था, घर पे जाके करता था। तो मैं हार्ड वर्क बहुत करता था। तो दिस इज़ हाउ जस्ट आई ओवरकम ऑल दिस थिंग। बट यू प्लेड इन ऑल मीडियम्स। मैं प्ले इसलिए कहूँगी बिकॉज आपके जब काम को इंसान देखता है तो नज़र आता है कि ही इज़ एंजॉइंग हिमसेल्फ एक्चुअली। आपको इट्स अ प्लेजर टू वॉच यू ऑन स्क्रीन, चाहे आपने थिएटर किया हो, टीवी किया हो, फिल्म किया हो, तीनों मीडियम्स में आपने खेला है। हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट करने से पहले इंटरव्यू व्यूअर्स के, रेडियो नहीं किया, बट रेडियो आपकी एज ग्रुप का मीडियम भी नहीं था ना? हाँ, मीडियम भी नहीं था। और क्योंकि मेरा ऐसा सिनेरियो था कि मैं ऑल ऑफ अ सडन आ गया। लेकिन मैं आपको एक बताऊं बात जुगन के, जो रेडियो के जो सीखे हुए लोग हैं या जो वहाँ से आए हुए हैं, जो हमारे पायनियर्स हैं, ख़याम सरदी थे, अपने कवि खान साहब हैं, ये सारे बहुत बड़े देखिए वो जो एक आपकी एक लर्निंग होती है, एक अदायगी की, तलफ़ुज़ की, एम्फेसिस की, पॉजेस की, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपने एक काम करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से करें, ऐसे तरीके से करें जो उसका हक है वो आप अदा करें। अच्छा, बीइंग अ सुपरस्टार, यू वांट जस्ट अ स्टार, यू सुपरस्टार, मतलब आप मतलब पश्तो फिल्मों के रेल्म में अपनी जगह, आपने मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी अपना बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया। आई मीन अरबाज खान इज़ अ स्टार, ही इज़ नॉट अ पश्तो स्टार और अ पंजाबी स्टार और एन उर्दू स्टार। बट जब इस पूरे आप अपने कैनवस को देखते हैं तो फिर डायरेक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी और हमेशा वो चाहता है कि इंसान अपने फील्ड में रहते हुए वो आगे जाए। मतलब अगर आप एक प्रिलिमिनरी एजुकेशन लेते हैं तो फिर अल्टीमेट एक डिसीजन होता है कि आप मैट्रिक करते हैं या ओ लेवल्स करते हैं, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो इस काम में जो अल्टीमेट जो डेस्टिनी थी, इसके बाद एक्टिंग के बाद क्या रह जाता है? आइदर इट वाज प्रोडक्शन और डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि यार प्रोडक्शन भी कर ली है तो चलो डायरेक्शन भी करके देखते हैं। तो और फिर मुझे अच्छा भी लगता था कि लाइक जब मैं बिहाइंड द कैमरा होता था और मैं देखता था कि कोई डायरेक्टर शॉट कैसे ले रहा है, कैसे ज़ूम कर रहा है, इस सीन की क्या एक रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे वो अच्छा लगता था। हमने पहली फिल्म का एज एन एक्टर एक्सपीरियंस तो सुना, पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर बताएं। पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर मेरी पश्तो फिल्म थी और वो एक बड़ी क्रूशल और बड़ी चैलेंजिंग फिल्म थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बजट का हमेशा से इश्यूज रहे हैं, चाहे वो उर्दू फिल्म थी या पंजाबी। ज़्यादा बजट हो भी तो अब देखें ना, मौला जट फॉर एग्जांपल इज़ अ क्लासिक एग्जांपल, जिसने सारे ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक कर दिया, लेकिन उस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना, वो नहीं, बट उस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ है ना बस, और वो रिस्क ली गई। अब हर फिल्म पे अगर आप 20 या 30 करोड़ रुपए की बनाएंगे, 54 करोड़, हाँ 54 करोड़, मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप भी 20-30 करोड़ की अरबाज कब फिल्म बनाते, मैं तो वैसे पूछ रही हूँ, अगर आप बनाते, पैसे वापस कहाँ से आएंगे? हमें या तो इंटरनेशनल रिलीज भी गारंटीड हो, हमें हर चीज गारंटीड हो, तो फिर बंदा पंगा कर भी लेता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ, उस वक्त तो ये मार्जिन नहीं थी हमारे ये पास, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हमें तो हमारी तो टीचिंग ऐसी होती है कि जब वो एक रील का एक दौर था, जब वो नेगेटिव आता था, तो दैट यूज्ड टू बी सो एक्सपेंसिव, और फीता जाया ना हो, फीता जाया ना हो, कभी-कभी डबल रीटेक करते भी नहीं थे। जो रीटेक करते थे वो ही वाज सपोज्ड टू बी कोई बहुत बड़ा मुजरिम है, इस एक्टर ने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, इसने रीटेक दे दिया। तो वो हमें जो है ना, हमारी तो वो लर्निंग है, तो हम उस लर्निंग में रहकर जो है ना, हमने जो सीखा, अब ये कि अगर आप थोड़े में गुजारा कर लेते हैं तो ज़्यादा में तो कर ही लेते हैं सारा। बात है कि ज़्यादा में गुजारा करना ज़्यादा आसान होता है। देखें, आपने कोई भंड मार दिया, आपने उसको रीशूट कर दिया। जब आप एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म पाकिस्तान में बना रहे हैं, आपके पास मार्जिन नहीं है। आपने अगर पूरा डांस सीक्वेंस, आई मीन इस मौला जट का जो मुझे एक बात किसी ने मेंशन की कि उसकी पूरी कलर ग्रेडिंग हुई पहले LA से, फिर उसको कैंसिल, उस कलर ग्रेडिंग नहीं पसंद आई, फिर उसकी कलर ग्रेडिंग फिर से कराई गई लंदन से, UK से। मुझे एक बात बताएं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी कलर ग्रेडिंग पाकिस्तान से बाहर हो और फिर हो, हाँ, तो फिर वो पसंद ना आए LA वाली, तो फिर वो, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे बड़ी खुशी की बात है कि एक फिल्म ने रिवाइवल किया। ओह, आई एम वेरी हैप्पी। और इसमें दो चीज़ें हैं जुगन, एक तो चलें ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो फिल्म सुपर हिट हुई, माइलस्टोन, एक बेंचमार्क बन गया है कि, और आप ये देखें कि मौला जट, आप देखें वार भी माइलस्टोन थी, वो भी बिली ने बनाई,
लेकिन वो एक उर्दू फिल्म थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाबी फिल्म, जिससे कि हमारे आजकल के जो जनरेशन है वो शायद इसको इतना अच्छा नहीं समझते, गंडासा कल्चर को, और ये क्या है। तो आज भी जब वो दूसरे चैनल्स पर कल्चर अगर समझे उसको तो मतलब दूसरे चैनल्स पे जब हमारी पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं तो हमारे अपने बच्चे देख के ना कभी कभी वो मजाक उड़ाते हैं कि पापा ये क्या है। तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रहा था, बेटा कि देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये यहाँ पे अल्लाह ताला अपने आप को फिर जाहिर करते हैं। 50 साल पहले भी यही फिल्म उसने एक रिवाइवल दिया, और ये जो 50 साल का बीच में जो ट्रेन और एक एरा गुजरा, इसमें बहुत सारी फिल्म्स आई। फिर फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो यहाँ से शिफ्ट कराची चली गई और सो कॉल्ड फिल्म्स बनने लगी, और फिर इन्हीं कल्चर को बहुत बुरा कहने लगे, वापस आन खलोते बहुत बुरा कहने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। आज फिर 50 साल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के कदमों की खाक के सदके, वो जैसे भी थे, आप देखें मौला जट, वही डायलॉग्स हैं, वही चीज़ें हैं, नवा आया है सोनिया, मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, और उसी पे थंडर क्लैप है, और उसी ने दोबारा आपको जो है ना एक रिवाइवल दिया। कॉन्टेक्स्ट की बात है ना, जिस जनरेशन को आप जो चीज़ प्रोवाइड करें उस वक्त वो अपने ज़माने की स्मैश हिट और मॉडर्न फिल्म ही थी मौला जट। आज ये वाली वर्जन ऑफ मौला जट आजकल के ज़माने की, और जो लकी इनफ है उस वक्त की भी देखी हुई और इस वक्त की भी देख रहे, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत कंपैरेटिव वो है। अच्छा बाय द वे 100 साल पुराने लोगों की बात करें तो एक शख्स जो 200 साल पुराना है वो हमारे साथ कॉल पे है। अब आपने पहचानना है कि ये कौन है 200 साल पुराना। ऊपर से तो नहीं आ रही कॉल? हाँ, ऊपर से या नीचे से तो, किसी एक जगह से तो आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरे इंट्रोडक्शन के लिए। 200 साल पुराने, 200 साल। खुशी इस बात की हुई कि मैं एक 300 साल पुरानी लड़की के साथ बात कर निगाह हुसैन। एग्जैक्टली, निगाह भाई के बगैर बात क्या हाल है निगाह भाई? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? खैरियत से? बड़ा अरसा हो गया, आपने कोई अजीब सा डांस मूव नहीं मुझे सिखाने की कोशिश की? जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अजीब सा डांस क्या मतलब? नहीं, इनको पता है, इनको मैंने रुला दिया था। इन्होंने मुझे एक बार डांस सिखाने की कोशिश की थी, निगाह भाई को मैंने एक्चुअली आंसू से रुला दिया था। ही सेड तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ। बाज़ औक़ात इंसान होता है ना कि इंसान सिखाने के चक्कर में खुद भूल जाता है। अच्छा, अब निगाह जी आ गए हैं तो इनके मैं थोड़ा सा इनके लिए बोल दूं जो इनके क्रेडिट्स पे होता है। नॉर्मली जो हमारे कोरियोग्राफर्स होते हैं, ही इज सपोज टू बी कंसर्न्ड विद द डांस, बिल्कुल। लेकिन जब आपके साथ निगाह जी होते हैं ना एज ए कोरियोग्राफर, तो मैं बहुत वो बोलते हैं ना बड़ा निश्चिंत रहता था। निश्चिंत रहता था वो इन अ सेंस के लड़की का मेकअप देखना है, हाँ जी हाँ मेकअप ऐसा करो, हाँ इसके साथ ये लगाओ, ये नेल पॉलिश लगाओ। कई हीरोइंस लिटरली जो है ना वो बर्स्ट हो जाती थी कि सर इनका क्या काम है। मैंने कहा नहीं, इन्हीं का काम है, इन्हीं का काम है, आपने यू हैव टू बेयर। देखिए क्योंकि गाने का डायरेक्टर एक्चुअली निगाह भाई होते हैं। क्या तो ख्याल है निगाह भाई? बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरबाज, आपने इतनी सी बात बोली। अरबाज साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा इस वक्त कि अरबाज खान जो है माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में जब आए, एक जिसे कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज, ये वो है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहली बात माशाल्लाह हैंडसम इंसान, फिर वेल एजुकेटेड, उसके बाद बहुत अच्छा एक्टर, अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे डांसर भी। आप ही से सीखे ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है जुगन, मैं आपको एक बात बताऊं कि अरबाज ने जब एक फिल्म, जब ये घूंघट कर रहे थे और कर चुके थे एक्टिंग, उसके बाद एक फिल्म थी उर्दू फिल्म उमर मुख्तार, जिसमें इनका जो पेयर था वो रीमा के साथ, रीमा जी के साथ, तो बिल्कुल जस्ट इमेजिन था। और अरबाज के उस फिल्म में उनके साथ 2 से 3 डांसर्स भी थे, और आपको पता है कि रीमा जी के साथ डांस करना कोई आसान बात नहीं है। उसकी रिहर्सल के लिए अरबाज जो हैं वो आते थे सुबह 7 बजे बारी स्टूडियो में मुझसे रिहर्सल करने के लिए, सुबह 7 बजे। 1 महीना ये रूटीन थी, बहुत मेहनती इंसान। और वो 1 महीना जो प्रैक्टिस करके फिर जब सेट पे ये आए, पहला गाना किया, तो किसी सिंगल शॉट में अरबाज रीमा से पीछे नहीं रहते थे, बल्कि बराबर डांस किया। वो अलग बात है कि मैं टक्करें बहुत मार देता था, कभी मेरी कोहनी लग जाती थी तो मेरा बकायदा मजाक उड़ाता था कि रीमा जी कहती थी ये वो वाला लड़का है। वो हमेशा होता ना, जैसे ऐसा नोट कुछ भी हमारा, हम होस्टिंग भी कर रहे हो साथ, कभी पैर पे चढ़ जाएगा, कभी कोनी मार देगा, हड्डी तोड़ दिया, कहता चुप कर रहा है तू छुई मुई। मतलब ये होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं जो आपका असल में ना निगाह जी शायद इसको कोट करेंगे, मैं इतना एनर्जी से करता था, मैं कभी कभी लय से भी ऊपर चला जाता था। वो मुझे कहता था अरबाज थोड़ा कम। कहूंगा कि उस वक्त अरबाज ने ये सोचा था
कि मेरा मुकाबला रीमा से, तो मैं फिर बताऊं कि नहीं यार मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। मैं सदके जाऊं। और निगाह भाई, आप तो वैसे ही इतने एक्साइटमेंट और इंथुजियाज्म के साथ अपनी टिकटॉक्स बनाते हैं, मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं आपको बहुत जोर से फॉलो करती हूँ। जोर से। ओके निगाह भाई, लव यू, थैंक यू। फॉलो बैक करूंगा और इंशाल्लाह हम साथ भी बनाएंगे, अगर आपने किसी दिन मौका दिया मुझे अपने शो में आने का। आपने जरूर आना है शो पे, बल्कि मैंने अभी आपको तंग करना है आपको भी। मैं आपको एक बात बताने लगा था कि जब गाना हम रीमा के साथ कर रहे थे तो अरबाज इतने एक्साइटमेंट में पकड़ते थे, बाजू से घुमाते थे, हाथ लग जाता था, तो रीमा ने पहली फिल्म में रख दिया था अरबाज का नाम, कि अरबाज का नाम है तोड़ फोड़। तोड़ फोड़ हो सकता है, हो सकता है, ये तोड़ फोड़ वाला यंग मैन। थैंक यू सो मच निगाह जी, लव यू, ब्लेस यू। मेरे भी उस्ताद हैं। एक ही दफ़ा जब मैंने कभी डांस करने की नाकाम कोशिश की, निगाह भाई ने ही सिखाया, और बड़े पेशेंस और बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। फिर तौफीक शाह भी हैं, तौफीक भाई भी हैं, उनके साथ भी बड़ा एक मेरा प्यारा ताल्लुक है। इज़ ऑल्सो वंडरफुल कोरियोग्राफर। बट द पॉइंट इज़ अल्टीमेटली हर बंदे को उसकी एरिया और उसके अरीना में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ब्रेक के बाद गाना सुनेंगे, हमारी सिंगर से इंट्रोडक्शन भी आपका कराएंगे, उसके बाद फिर मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि क्या हमारी इंडस्ट्री में लोगों को उनका ड्यू क्रेडिट मिलता है। आपने कहा प्रोडक्शन करके देख ली, लेकिन आपकी प्रोडक्शन को ऐसा आपके क्रेडिट पे नहीं डाला जाता। आप डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, वो नोटिस किया जाता है। कोरियोग्राफर को डांस उन्हें बुला ले और डांस सिखा देगा, इस लेवल पे हमारी इंडस्ट्री में अभी भी ट्रीट किया जाता है। क्या ये चेंज करने की ज़रूरत है? इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है, थैंक यू सो मच। द वेरी वेरी टैलेंटेड इज़्ज़त फातिमा हमारे साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मैडम, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल फिट। अभी हम बड़ी डिटेल डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक में, व्यूअर्स के गाने कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, और हमने सोचा है कि हम अच्छे अच्छे गाने सिर्फ आज आपको सुनाएंगे शो पे, ठीक है ना? वो वाले नहीं सुनाएंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। एग्जैक्टली वो दिखा नहीं सकते। और बात टेंशन में आ गए कि क्या हो रहा है, फिक्र ना करें, आपके गाने की बात व्यूअर को नहीं बताते हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपस में बात जरूर करते हैं। अच्छा, अरबाज ने आपको पता है गाना गाया है पश्तो का, ये क्या हुआ? मैंने कहा ना, मैंने सारे मीडियम टच करने हैं, सिर्फ एक रेडियो रह गया, वो भी मैंने करना है। चूंडियां काटियां आपने सारे मीडियम के, मतलब चूंडी काटी, एक गाना आपने अभी तक गाया है, राइट? लाइफ है, इसमें आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें। और ये गाना आपने एक तरह से पेशावर को डेडिकेट किया है। असल में नहीं, क्योंकि मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं पेशावर में ही था, और मेरे कुछ दोस्त उन्होंने कहा यार तुम इस तरफ एक ट्राई करो। मैंने कहा नहीं यार, वो हमारे कुछ फिल्म का म्यूज़िक बन रहा था, तो हमारे शायर हजरात भी बैठे हुए थे दोस्त, उन्होंने कहा यार ये अल्फाज हैं, अब चलो ट्यून भी वहीं बन गई, चलो गाओ। वो मैंने थोड़ा सा गुनगुनाया, कहा ये डन है, चलें। तीसरे दिन हमने रिकॉर्ड कर लिया, उसका फिर वीडियो भी बन गया। अच्छा, मेरे पास वो है भी, मैंने दिखाना है व्यूअर्स को, लेकिन कुछ लम्हों में। अच्छा, हम बात कर रहे हैं गानों की और गानों में डांस की, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे निगाह भाई की। निगाह हुसैन की। सुना है कि निगाह हुसैन को आप लोग मारते भी थे। हंसने की बात नहीं है, सुना है आप मारते थे। वो बेचारा वैसे सिंगल पसली सा छटांग के साइज का आदमी है, क्या फायदा उसके साथ? निगाह हुसैन जी अगर ये सुन रहे हैं तो इन्होंने मेरे साथ बहुत फिल्में की हैं, जो मैंने 25 फिल्में एज ए डायरेक्टर की है ना, मेरे ख्याल उसमें से 20 निगाह हुसैन के साथ हैं। तो जब, और मोस्टली आउटडोर्स में बनती थी, और बाकी 5 में वो रिकवर कर रहे थे जो उनके साथ बाकी 20 फिल्मों में जो हुआ था वो। तो हमारा एक लकी चार्म था कि जिस फिल्म की शूटिंग के दौरान निगाह हुसैन गिरते थे, जख्मी होते थे, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती थी। तो एक फिल्म ऐसी हो गई कि वो 15 दिन की आउटडोर थी और 14 दिन गुजर गए, आखिरी दिन गाना हो रहा है। दोनों पैर जख्मी हो गए अपने ड्रामे के शूट में। अगर ये ड्रामा हिट ना हुआ बहुत ज्यादा, मैंने तो डबल अपने आप को जख्मी किया। अच्छा, तो यानी कि उनका चोट लगना जरूरी था। वो बहुत जरूरी था। एक फिल्म की आउटडोर आखिरी दिन है, आखिरी गाना है, उसका एक अंतरा हमने करना है, और निगाह जी गिरे नहीं। मैंने कहा यार ये फिल्म तो मुझे लगता है फ्लॉप हो जाएगी। तो हम सेट में बैठे हुए, निगाह हुसैन आया, हम सब ने ना हाथ उठाए हुए, अल्लाह निगाह गिर जाए, अल्लाह निगाह गिर जाए, अल्लाह निगाह हुसैन को चोट लगा दे। निगाह जी को जब पता चला, उसके बाद जो उनके मुंह में आया पूरे यूनिट को, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, तुम लोग मुझे जख्मी करना चाहते हो, ये है वो है। मैंने कहा यार निगाह प्लीज, उसी दौरान कहीं गिरा और पड़ा। आप यकीन करें दूसरे शॉट में निगाह जी गिरे और उनका पाँव मोच आई उनको। हमने कहा जी सुपर हिट है फिल्म, सुपर हिट हो गई। सुपर हिट बस जनाब, बिल्कुल। हाँ बस ठीक है, सही है।
तो टेंशन बड़ी ना, अगले के गिट्टे गोटे भी तोड़ दो, आगे से फिल्म भी ना हिट हो। उनका गिरना जो है ना वो हमारे लिए बड़ा लकी साबित होता था। ओह माय गॉड। निगाह भाई आप गिरे हुए ही रहे। मैं सिर्फ इतना कहूँ, बट वी लव यू निगाह जी, बट वी लव यू, we love you. ही इज एन ऑसम ह्यूमन बीइंग। मेरा काम का लाइक आई सेड एक्सपीरियंस एक ही रहा है निगाह भाई के साथ, बट व्हाट अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बात है। ही उन्होंने एक इम्पैक्ट ऐसा जिंदगी पे क्रिएट कर दिया कि जिस कोने में भी कहीं पे भी हो हमेशा उनके लिए दुआ निकलती बहुत हेल्पफुल, मतलब ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड भी आपको कोई प्रॉब्लम है एंड अपने आप को We'll be just there. लिमिट नहीं करते कि मैं सिर्फ कोरियोग्राफर हूँ, मेरा सिर्फ ये काम है जो मैं मेरा हर चीज में इन्वॉल्व होंगे और हर तरीके से हेल्प करेंगे। बिल्कुल ब्लेस यू निगाह भाई, बहुत आपकी तारीफें हो गई, लग रहा है कि आपको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम, जो हो गया। अच्छा निगाह भाई जैसे कि हो गए एज कोरियोग्राफर, हमारे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं फिल्मों के अंदर, रिकग्निशन एंड में सिर्फ अरबाज एक्टर्स को ही और डायरेक्टर को ही मिलती है, कुछ इसके ऊपर तबसरा करेंगे? जब मेरे पास भी आते हैं लोग शोज के ऊपर, जैसे कि अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, आप और आपकी टीम आए, तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है ना कोई आपका जो मेन जिससे टाइटल सॉन्ग आया होता है ना वो बंदा आया होता है, ना आपका म्यूजिक डायरेक्टर आया हुआ होता है, ना आर्ट डायरेक्टर आया हुआ होता है, ना कोरियोग्राफर आया होता है, ना डीओपी आया हुआ होता है। थोड़ा सा इस पे अपना ओपिनियन देंगे? देखिए जी, हर सोसाइटी के कुछ डेकोरम्स होते हैं या कुछ एटिकेट्स होते हैं, अच्छे या बुरे, जैसे भी हमें उसमें से निकल के आना होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें, आपको लोग रोकेंगे, बट यू हैव टू कीप योर परवाज। आपने अपना आप शो करना है, नो मैटर कौन सी हिंड्रेंसेस है, कौन से हैम्पर्स हैं, क्या रुकावटें हैं, इसमें से निकल के आपने आना है। लोग आपको रोकेंगे, आपकी लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ है तो वो दिखेगा दुनिया को और वो आपने दिखाना है। तो मेरा ख्याल है कि जो सर्टन बाउंड्रीज होती हैं, कहते हैं ना कि ये तो चलती हैं तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, तो बाद मुखालिफ से न घबराए उकाब। तो ये तो अच्छी बात है, जितनी आपकी अपोजिशंस होगी उतने आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। सही। अच्छा ये बताइए कि ये जो सॉन्ग है, अगर हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं तो मैं ज़रूर, अच्छा हमने दिखानी थी कुछ क्लिप्स क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी वीडियो, तो वो अगर हम कुछ क्लिप्स दिखा दें, फिर मैंने लाइव आपसे सुनना भी है गाना। अरे सुनाएंगे? फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा। सिंगर के होते हुए मैं कहाँ, मतलब अभी इतना अच्छा आपने गाना हर सुना, चीज़ आप कर चुके हैं, हर वो तो चीज़ हमने कर नहीं, आप कर तो लिए मल्टी ट्रायल। टैलेंटेड है। चले हम सॉन्ग का म्यूजिक ऑन करने लगे हैं। माइक आप बेटा इधर हैंड जी, ओवर जी, कर दें क्योंकि बिल्कुल, माइक ये ले। वापस आपके पास आएगा एंड में अब एक दफा फिर से। सर वैसे वो आपकी सीनियर है, आपको उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी गाने में। हाँ इजाजत। क्या बात है, ऑसम 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 ऑसम। ओके ये बताइए अब कि मजीद और गाने गाएंगे? जी इंशाल्लाह। हमने आप लोगों को टीजर दे दिए ऑन एयर, अब आप लोगों ने खुद जाके ऑनलाइन इसको देखना है, लाइक करना है। आपके YouTube चैनल के ऊपर जी है? हाँ, मेरे अपने YouTube चैनल पे। अच्छा तो वो क्या नाम है YouTube चैनल का? अरबाज खान ऑफिशियल, और ये गुल पे खबर सॉन्ग का टाइटल है। ठीक है, सो अरबाज खान ऑफिशियल पे जाएं, उसको देखिए, जितना वायरल करेंगे फिर अरबाज शायद मजीद गाने गाने की तरफ आएंगे। आपको पता है जब तक इनकी कोई चीज़ हिट नहीं होती ना अरबाज की, तब तक फिर अरबाज फिर नहीं करते वो चीज। ये बड़ी इनकी बीमारी है। नहीं, ये हिट है इसी- माशाल्लाह। नहीं वही तो कह रही हूँ, जब तक आपकी स्मैश हिट नहीं, अब जब ये जब इसकी हम बिलियंस में लेके जाएंगे इसके इंशाल्लाह। व्यूज, तो फिर अरबाज खान अपना अगला गाना रिलीज करेंगे ना। ये बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ डायरेक्टर ऑल्सो पहली फिल्म हिट हुई तो फिर उन्होंने फिल्में आगे से लेके चले। इनकी एज एन Satisfy नहीं एक्टर जब होते। हिट हुए तो ये चलते चले गए। Thank you, एंड द thank you. पॉइंट इज व्यूअर्स, सेल्फ रिकग्निशन इस किस्म की होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Yeah. अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर नहीं है इसका पोटेंशियल, देन यू स्टेप अवे एंड यू डू समथिंग एल्स। नहीं, लेकिन पता क्या, वो आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, 7 टाइम्स वो जो करता है कॉबवेब हाँ में जी, हाँ जाने। जी। यू ट्राई योर बेस्ट। एक वक्त आएगा जब लोग रिकग्नाइज करेंगे। दैट इज द पॉइंट कि आपने गिव अप नहीं करना, आपने मेहनत करनी है, ढीठ बन जाना है। मेहनत ऑलवेज पेज यू वन डे, वो वक्त आता है। अच्छा मुझे मेहनत ने नहीं पे किया, मुझे ढिठाई ने पे किया। इस ढीठ नोट पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। देखिए ढीठ की ढीठ अभी तक मॉर्निंग शो में बैठी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपका मजीद और सॉन्ग लेने भी जाना है, आप आजकल क्या कर रही हैं। एंड देन अरबाज खान से जानेंगे कि कौन सी एक्ट्रेस नाजुक है, कौन सी फनी है, कौन काइंड है, कौन फूडी है, कौन मूडी है, कौन ब्रेव है, कौन इनोसेंट है, कौन पंक्चुअल है, किसका दिल बहुत साफ है और कौन डिसेंट है। मुश्किल से सवाल हैं, ब्रेक के बाद इनका जवाब लेंगे। हम अब
अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि 2 हसीन तरीन बेटे भी इन्होंने पैदा कर दिए, नहीं इन्होंने नहीं किए, लेकिन कुछ क्रेडिट इनको ज़रूर जाता है। तो मुझे ये बताइए अरबाज कि जो दोनों हसीन यंग मैन इस दुनिया में आ गए हैं, उनका क्या करना है, या बस अरबाज खान नहीं वो भी करते इनका रहना? डेब्यू हो गया माशाल्लाह। अभी एक टेलीविजन पीटीवी पे ही वो सीरियल ऑन एयर होने वाला है। दिलावर मलिक साहब प्रोड्यूसर है, नूर हसन राना उसके प्रोड्यूसर है। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते तो उसमें आर्यान बड़ा बेटा और शायान दोनों है। दोनों हैं? दोनों है। अच्छा, फिल्म की तरफ कब लेके आ रहे हो उनको? फिल्म में मैंने कहा कि अब थोड़ा सा मैं उनको खुद लॉन्च करूंगा। ठीक है। उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग है फिल्म की, वही है डांस फाइटिंग एंड थोड़ा सा जरा मैचो हो जाए। तो बट अभी तो कर रहे छोटा है माशाल्लाह, 17 साल का है सदके। आर्यान। आर्यान। तो थोड़ा सा जरा और शायान mature- इज 14। नहीं, शायान जो है वो इज 8। ही इज 8। ही इज 8। बहुत अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि 3-4 साल का एज नहीं, डिफरेंस। 5-6 साल का है। अच्छा, काफी ज्यादा हाँ, डिफरेंस बल्कि ज्यादा है। 5-6 साल से ज़्यादा है। ज्यादा साल है, हो 9 गए। साल का है तकरीबन। या अल्लाह। अच्छा, खुद भूल गए हो कितना गैप है बच्चों के बीच में। ये होता है ना जब बाप ज्यादा काम कर रहा होता है, सिर्फ उम्र माँ एक- को याद होता है। हाँ, सिर्फ माँ को नहीं, मैं इस माँ को भी भूल जाता है। मैंने कहा हाँ ऐसा 5 का होने वाला है फैसला, कोई भैया करो 6 का होने वाला है। मैं कहा अच्छा वही हो गया, बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो ये बताइए अरबाज, अब आपने बताना है कि कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस, चलिए मैं आपको खुली मार्जिन दे रही हूँ, मेल या फीमेल दोनों का आप नाम ले क्या सकते मार हैं। देते? मैं आपको मार्जिन दे रही हूँ ना, मेल या फीमेल एक्टर का आपने नाम लेना है जब मैं वर्ड बोलूंगी, ठीक है। जो आपके जहन में आता है। नाजुक। नाजुक। नाजुक 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 नाजुक। इतना कोई नाजुक नहीं है इंडस्ट्री में, नहीं है, क्यों नहीं है? कोई बाबर अली। नाजुक नहीं है। कौन? बाबर अली। बाबर है? अच्छा, फनी। फनी शान। काइंड। काइंड साउद। लड़की का भी ले सकते हो वैसे। फूडी। फूडी 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 रेशम। हाँ बिल्कुल सही। मूडी। मूडी मीरा। ब्रेव दलेर कौन है? ब्रेव दलेर रीमा जी। और मेल में आप? मेल में मेल में आप खुद यूर अ ब्रेव मैन, आपने अपने आप को हर पॉइंट पे प्रूव करवाया है और मनवाया है लोगों से। ये नहीं कि लोगों ने कहा कि हाँ जस्ट बिकॉज, बल्कि आप पे तो डबल प्रेशर था, बिकॉज बाप की Yeah, वजह से बिल्कुल। अब आपके बच्चों को डबल टफ टाइम लेगेसी Triple चलानी time. पड़ती है। ग्रैंडफादर देन फादर। लेगेसी And चलानी your- पड़ती है, your बहुत whole प्रेशर family, होता है। माशा। लेगेसी कैरी करना बहुत मुश्किल होता है जान। एक बताऊं, मेरे लिए बहुत इजी था। मैंने क्लीन स्लेट से आई थी, सबको पता था कि इसका बैकग्राउंड लॉयर्स एंड व्हाटएवर जो भी है, तो शी इज नॉट, मतलब ये मीडिया से नहीं है, तो चलो जो भी कर लिया लोगों ने दाद दे दी। आपके पास वो मार्जिन नहीं थी अरबाज, या बिल्कुल। कभी भी नहीं थी। मार्क आपने सेट किया, इनके पास पहले से सेट था कि सेट भाई- था which was double the amount of pressure। अच्छा, मासूम, वैसे ये आप पे अब मासूम भी मैं ही हूँ। मैं वही कहने लगी, कोई लड़की बता दे हमें। लड़की लड़की झूठे मुंह लड़की बता लड़की। दे। मैं कहूँ समी खान। साइमा जी। साइमा जी बहुत प्यारी हैं, दुनिया की सबसे प्यारी खातून। आई स्वेयर। शी रियली इज। सो नोबल, सो काइंड। जितनी स्क्रीन पे वो प्यारी है ना, ऑफ द स्क्रीन उससे ज़्यादा प्यारी हैं और उससे ज़्यादा अच्छी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली साइमा जी के बारे में ये बात कहती हूँ कि अगर कोई इस इंडस्ट्री में अनटच्ड गुजर गया ना, तो वो साइमा जी हैं। आई स्वेयर। शी इज अ फिनोमिनल वुमन। पंक्चुअल। पंक्चुअल। नहीं, अपना नहीं कहना। मैं खुद। नहीं, आई स्वेयर। नहीं। आई स्वेयर। अभी भी मैं पार्किंग लॉट में 15 मिनट रहकर फिर मैंने आपके प्रोड्यूसर को फ़ोन किया। तो आ जाते अंदर, हम कौन सा नहीं, आई काम कर स्वेयर, रहे आई होते वाज हैं। शॉक्ड। जो मुझे टाइम दिया था उससे मैं 15 मिनट पहले खड़ा था। यही बात मैं कल अपने बेटे हमजा को कहती थी। मैंने कहा बेटा, जस्ट बिकॉज आप 17 साल के होने वाले हैं डजंट मीन कि आपको ओपन मार्जिन मिलेगा। तुम्हारा कर्फ्यू ये और टाइम मैं है। ये इतना लोग हमारे इस सोसाइटी में इसको इजी लेते हैं कि टाइम पे ना पहुंचना वो समझते हैं उनकी कोई ग्रेटनेस होती है। बट यू डोंट वेस्ट टाइम, इट्स द टाइम एक्चुअली हु वेस्ट्स यू। प्योर हार्ट। प्योर हार्ट भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ हो गई है। आई स्वेयर। So self-obsessed। सेल्फ ऑब्सेस्ड। निगाह जी, निगाह जी। निगाह जी, निगाह हुसैन। निगाह जी प्योर हार्ट। डिसेंट, अपना ना कहना, मत कहना। मीरा जी। मेरा जी, बटन हो गई बात। अच्छा, अब पश्तो में 3 मुहावरे आपने ट्रांसलेट करके देने हैं मुझे। ख्याली पुलाव पकाना। पावा की डूजे मोआ। ओके, जैसे आपने कहा दीवारों के भी कान होते हैं, द देवालुन मोगु नवी। वही जो आपने कहा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप ट्रांसलेट करें। पश्तो में? मैंने अपने बंदर पे इशारा किया ना, हाथ से बोलती हूँ। अच्छा, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपने इसको कहना है ये। खर्द खीजु पर खुराक से पुएगी। ऊपर सॉरी से को गुजर गया चलो, सॉरी को ऊपर से- चलो, ये सॉरी typical- को सॉरी को। ये टिपिकल मुहावरे हैं। ये है। हाँ। अच्छा, फिर वो बंदर की जगह पश्तो भैंस में, के आगे बीन बजाना। पश्तो में बंदर की जगह खर आ गया, गधा आ गया। अच्छा, गधा में सदके जाऊं। भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे भैंस के आगे। ऐसे अच्छा, भैंस। ये अपनी इसका भी language भूल टिपिकल गए है, हैं। लेकिन
असे बस ऊते बूते उले। वही ऊते बूते बूते उले। ऊते बूते तुमने खाना तैयार किया है ऊते बूते जी किधर पहुंचा है आपकी हांडी? रेडी है, कौरमा भी तैयार है और सैलड भी। देसी खाना जो अंग्रेजी स्टाइल में सर्व करती है लड़की हमारी। अच्छा सुबह सुबह इतना हैवी खाना? बेटा हमारे लिए दोपहर दोपहर हो गई 12 बज है। गए कुछ हैं, लोग दोपहर फजर हो पे गई। जागते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल शो से पहले जागते हैं गए भाई ये हमें मेगा करते हैं गाना गाने जाके जो अब आपने करना है। तो मैं अरबाज वो रात से जागी हुई हूँ। रात से जागी हो, सोई नहीं ना? आर्टिस्ट है ना। आर्टिस्ट लोग उधर ये देख बड़ी लो। बुरी बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, मैं कवर करने जल्दी के लिए- सोने नहीं, वाला नहीं, नहीं। जल्दी उठने वाला बंदा हम आपके साथ समझते बैठा थे है। हम समझते थे बीइंग एन आर्टिस्ट हमारी एक्टिविटीज ऐसी होती कि हम रातों को शूटिंग्स करते हैं और दिन में सोते हैं। अब ये फैशन बन गया, मैंने देखा है फैमिलीज में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 98% आपकी बीमारियों की वजह आपको रात को जागना है। आप बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं नेचर अब के। generation इतनी आपकी fast बॉडी चल में जो रही है। चेंज आता है वो आपके सोते हुए आता है और अंधेरे में आता है। अल्लाह ताला ने रात बनाई आराम के लिए, दिन बनाया मेहनत के लिए। तो प्लीज वॉच इट। आर्टिस्ट बहुत Please. सोचते हैं, ओवरथिंकर होते हैं वो ना आपकी मैं तो स्किन मैं की सच के फ्रेशनेस जाऊं आ मैं सकती तुझे है, आज जाते हुए जहर देती हूँ तेरी एक ही दफा ना आपकी स्किन पे फ्रेशनेस आ सकती है, ना आपकी बॉडी कभी प्रॉपर काम कर सकती है और बहुत अरबाज, सारे मेरे नुकसान। कोई 7-8 किलो वजन तब जाके उतरा जो मेरा अड़ा हुआ था। अभी भी है ज्यादा वेट बट कम करना है मैंने, बट उतरा तब ही जब मैंने रात को प्रॉपर सोना रात शुरू के किया। वही जो मेरी रूटीन थी कि रात को 9:30-10 बजे तक लेट के बॉडी सो स्पेड हो गए। जाती है आपकी। You see your body के अच्छा खैर एनीवे ये तो बातें एक और दिन की हैं। शो बिल्कुल खत्म हो गया है। एंड में आपकी एक फिल्म है जो आप सेट पे जाने वाली है, जरा हमारे व्यूअर्स को उसका टीजर जरूर दें। जी हाँ, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जट्टा तू मन्नेगा एक पंजाबी फिल्म है। जट्टा तू मन्नेगा। जट्टा तू मन्नेगा। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि वी वर अबाउट टू गो ऑन टू द सेट्स बट वो कोविड की वजह से हो गया। अब इंशाल्लाह वेरी सून उसकी पाइप हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो आई होप कि इंशाल्लाह 2023 में वो आपको स्क्रीन्स पर मिलेगी इंशाल्लाह। और यहीं पे हम फिल्म का की प्रीमियर से पहले भी मुलाकात करेंगे और सारे चैनल्स पे भी आप इंशाल्लाह अरबाज और उनकी टीम को देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड। थैंक यू यू आर फिनोमिनल, योर फैमिली इज फिनोमिनल। आप लोग ट्रूली एक लेगेसी फिल्म इंडस्ट्री की इस मीडिया इंडस्ट्री की आगे लेके चल रहे हैं। एंड द सॉन्ग इज अमेजिंग थैंक यू एंड आई होप दैट मजीद और वायरल होए Thank you ताकि so much. और गाने भी हम बहुत आपसे शुक्रिया। सुने। और शो को क्लोज करते करते मैडम आप क्या सुनाते हुए प्रोग्राम क्लोज करेंगे? मैं चांदनी रातें। आय हाय आपको हाँ, डेडिकेट कर देते हैं चांदनी अरबाज। रातें। आजा 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 मेरा बच्चा। सब जग सोए।